रहीम अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है यारी तेरी ऐसी और इसकी राइटर है मोमना जमील। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। तो तुम्हें उससे मोहब्बत है, इसीलिए तुम्हें इसके इनकार से दुख पहुंचा है। मिराल ने सैंडविच का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखते हुए अपनी जानिब से अंदाज़ा लगाया, इसीलिए आवाज़ भी कुछ साफ़ और वाज़ेह सुनाई नहीं दी थी। मगर मुकाबिल ने बात का मफ़हूम फिर भी समझ ही लिया। अरे मुझे कोई मोहब्बत नहीं है उससे, मेरी तो बस बिस्ती हुई है बहुत, जो मुझसे किसी तरीके हज़म नहीं हो रही। अरे उसने मुझे कोई ऐसी सी चीज़ समझ रखा है। मिराल की बात पर महानूर ने खासा तब कर सफाई दी। इसमें बिस्ती की क्या बात है, भाई को शादी के लिए तुम नहीं पसंद थी तो उन्होंने इनकार कर दिया। इन दोनों के साथ मौजूद तीसरा वजूद मिनमनाया था। देखा, आखिर को तेरा वीर है, तू तो उसकी हिमायत करेगी। महानूर की तोपों का रुख उसकी जानिब हुआ तो मिराल ने भी उसको घूरा। मेहरबानो अली, आप इस वक्त अब्बास हैदर की बहन नहीं बल्कि महानूर अहमद की बेस्ट फ्रेंड हैं। मिराल ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, मगर इसका अंदाज़े गुफ्तगू ही देख लो। मजाल है जो जी उर्दू के बीच में अपने साहिवाल का तासुर न दे। ऐसे में भाई ने क्यों मानना था। महर ने साफ गोई दिखाई तो मिराल भी कायल हुई। कह तो ठीक रही है ये, उसने फ़ौरन ही तायद भी कर डाली। लो जी, जब अपनों का ये हाल है तो परायों से कैसा गिला। महानूर की आंखों से छम छम आंसू बहने लगे। अरे अरे तुम रो मत, देखो पूरी कैंटीन के लोग तुम्हें देख रहे हैं। वह इस वक्त कॉलेज की कैंटीन में मौजूद इस मसले पर गौर खोज करने में मसरूफ़ थी जिसे महानूर अपनी अना का मसला बनाए बैठी थी। ऐसे में महानूर का आंसू बहाना पूरे कॉलेज में उनके मुतलिक चह मगोइया होने लगती। वो बेशक अपनी कॉलेज की मशहूर मरूफ स्टूडेंट्स में से एक थी। उनकी वजह शोहरत हरगिज़ भी तालीमी कारकर्दगी या जहारत नहीं थी बल्कि ट्रिपल एम होना था। जी हाँ, मिराल, महानूर और मेहरबानो यानी कि ट्रिपल एम इस कॉलेज का मशहूर व मरूफ गुंडागर्द ग्रुप। किसी की मजाल जो उनको कुछ कहकर ज़िंदा सलामत रहता। ग्रेड्स बिलाशुबा उनके अच्छे ही होते, मगर इनके साथ उन्हें औरतों के हकूक़ लोगों से छीनने का भी पूरा तरीका मालूम था। जहाँ कॉलेज के बेशतर लड़कियाँ उनकी फैंस थी, वहीं कॉलेज के बेशुमार लड़के उनसे अजहद नाला रहते थे। शुरू में तो काफ़ी लड़कियों ने इन तीनों से इंस्पायर्ड होकर उनके ग्रुप में शामिल होने की कोशिश की, मगर ट्रिपल एम में हरगिज़ भी किसी भी LON की गुंजाइश नहीं थी। यूँ तो कॉलेज में और भी बेशुमार ग्रुप्स थे और बहुत ही काबिल भी, मगर जो बात इन तीनों के ट्रायंगल में थी वो किसी और में कहाँ। वो तीनों बचपन की दोस्त थीं, इसलिए उनमें अंडरस्टैंडिंग भी बला की थी। हाँ, वो अलग बात के 5वीं के बाद उन्हें अपनी पड़ोसन और बेहतरीन दोस्त मिराल से काफ़ी अरसे के लिए बिछड़ जाना पड़ा, क्योंकि उसके अम्मा अब्बा साहिवाल से सब बेच बाज कर फैसलाबाद जा बसे थे। फिर 10वीं तक मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता रहा। फिर कॉलेज में आते ही वो फिर से यकजा हुई। महानूर और महज जो कज़न्स भी थीं, खसूसी तौर पर मिलाल की खातिर इतनी मुशक्क़त करके सुबह सवेरे साहिवाल की बस से GC यूनिवर्सिटी आती, फिर 3 बजे की ट्रेन से रोज़ वापस भी रवाना होती। उनके घर वाले बेशक गांव के रिहायशी थे, मगर बेहद लिबरल थे, इसलिए इतने सालों से यही सिलसिला जारी था। अब तो उनके BA का आखिरी सेमेस्टर रह गया था। इन गुजरे साढ़े 3 सालों में उनकी दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी। महानूर आंसू बहाकर खामोश हुई तो मिराल ने ठंडी सांस भरी। यूँ करो, पूरी बात एक बार फिर डिटेल से बताओ ताकि मालूम पड़े इसने तुम्हारे साथ कहाँ ज़्यादती की। मिराल ने इत्मीनान से फरमाइश की। सर सैयद के पीरियड का टाइम हो रहा है। महर ने बाएं बाजू पर बंदी रिस्ट वॉच इन दोनों के सामने लहराई। देखा देखा इसे, बस अपने भाई का ख्याल है, महानूर ने खफकी से कहा तो मिराल ने महर को खामोश रहने का इशारा किया। आज का पीरियड महानूर की खातिर बंक करते हैं। मिराल ने महानूर को ठंडा करना चाहा। अच्छा, अब फटाफट शुरू हो जाओ। मिराल हमतन गोश हुई तो महर बेजार। जिस दिन महर का रिश्ता मेरे भाई फुरकान से पक्का हुआ उसी दिन बेजी दादी ने इसके भरा से मेरे रिश्ते की बात की और इसने सबके सामने सबके बीच कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। एक वजह तो ये है कि वो वटे सट्टे पर यकीन नहीं रखता। मोटा सट्टा यू मीन क्रॉस मैरिज? मिराल ने कंफर्म करना चाहा। जी वही। खामोश बैठी महर ने भी अपने लब खोले। और दूसरी वजह, वो किसी गांव की लड़की से नहीं बल्कि शहरी लड़की से शादी करेगा जिसके रंग ढंग गाँव की लड़कियों से मुख्तलिफ हो। और ये भी कि मैं ज़िंदगी में नॉन सीरियस हूँ, बेवकूफ़ और जज्बाती हूँ और हर वेले मेरे दिमाग में शैतानी आइडियाज़ चलते हैं। महानूर बात मुकम्मल करके टिश्यू पेपर से बहती नाक साफ करने लगी। वैसे कहता तो ठीक है। मिराल अब्बास हैदर से दिल ही दिल में मुत्तफिक हुई। महानूर की बात तो बिल्कुल ठीक है, वाकई अब्बास ने इसकी बेइज्जती की है। मिराल ने महानूर को हक में बयान दिया तो वो और शेर हुई।
आहो, अब मैंने उससे बदला लेना है, वो एक अज़म से बोली। दिमाग ख़राब है क्या? महर ने उसे लताड़ा। ओहो, अब तुम दोनों लड़ने मत बैठ जाना। ये बताओ, तुम्हारे भाई और अब्बा जी ने कुछ नहीं कहा? मीराल ने बात का रुख बदला। मेरी अम्मी मरहूम होती तो कहती, अब्बा जी का तो अब्बास ज़्यादा सगा है और मैं कम। और वीर साहब फुरकान, उसको तो बस ब्याह से पहले ही जन मुरीदी का शौक चढ़ा है। महानूर ने कहरबार निगाहों से महर को देखा तो जहाँ महर इस बात पर बिलबिला कर रह गई, वहीं मिराल का हंस हंस का बुरा हाल हो गया। वैसे महर, तेरे मज़े हैं। वहाँ शादी हो रही है जहाँ सास है नहीं और ससुर तेरा चचा है, और नन तो इंशाल्लाह जल्दी भी आ ही जाएगी। पीछे सिर्फ तू और तेरा वो जन मुरीद। मिराल ने बिल्कुल बात मुकम्मल करके कह कहा लगाया तो महर ने ज़ोरदार धमोका उसकी कमर पर जड़ दिया। बेशरम, वो बुड़बुड़ाई। वहीं मिराल खिलखिलाई। तुम दोनों को अपनी मजाक मस्ती की पड़ी है। इधर पिछले 2 दिन से मेरी जान सूली पर टंगी हुई है। महानूर ने कुछ नापसंदगी से उन्हें देखा। तो फिर कैसे उतरेगी तेरी जान सूली से? महर उकताई। पिछले 2 दिन से वो यही राग लापे जा रही थी। जब तक मैं भी उससे बदला नहीं ले लेती चैन नहीं आना मुझे। तुम बस मुझे ये बताओ, तुम दोनों मेरे साथ हो कि नहीं? वो अटल लहजे में बोली। पर तू बदला लेगी कैसे? मिराल ने उसकी तवज्जो दूसरी जानिब दिलवाई। वो मेरा काम है, मैं सोच लूँगी। तुम दोनों बस बताओ, इस मोहम में मेरे साथ हो कि नहीं? महानूर ने अपना दायां हाथ उनके सामने फैलाया। मिराल ने चंद लहजा उसे देखा और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। महर हनूस तज़ब्ज़ब का शिकार थी। दोनों ने घूरा तो मरते क्या ना करते के तहत उसने भी हाथ रख दिया। मिराल किचन में कानों में हैंड फ्री लगाए सेल फोन को जैकेट की जेब में उड़से मगन से अपने लिए कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ थी। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती। कानों में बजता फुल आवाज़ में नाज़िया हसन का गीत झूम जाने पर मजबूर कर गया। दूध चूल्हे पर रखा था और वो खुद मग में काफ़ी फेंट रही थी। इसी लम्हे गीत बंद हुआ और रिंग टोन बजना शुरू हुई। ओहो, इस वक्त किसकी कॉल है? उसने बुरा सा मुंह बनाकर मग स्लैब पर रखा और मोबाइल निकाल कर देखने लगी। महानूर स्पीकिंग। उसने कॉल उठाई तो पहला जुमला मसूल हुआ। जी नाम पढ़ लिया था आप जनाबा का? कैसे याद किया मलिका आलिया ने? मिराल ने तंजिया होकर अपनी मालूमात जताई। मिराल, तुम्हें पता है अभी मैं लेटी थी और फिर एकदम से अचानक उठ के बैठ गई। वो पुरजोश होकर बताने लगी। महानूर महानूर, इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? मिराल ने जलकर उसे टोका। इस वक्त भला उसने ये बताने के लिए उसे डिस्टर्ब किया था? ओहो, पूरी बात तो सुनो। मुझे एक बड़ा अमेजिंग सा आइडिया आया है। महानूर का जोश काबिल-ए-दीद था। डोंट टेल मी यार, तुम्हें ज़बरदस्त तो नहीं? अलबत्ता होलनाक किस्म के आइडिया ज़रूर आते हैं। मिराल ने अपनी जानिब से तस्दीक की। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। पिछली बार वाला मेरा आइडिया कितना कामयाब रहा था। महानूर ने किसी पिछली बात का हवाला दिया। ये भी खूब कही तुमने। सरासर अहमकाना आइडिया था तुम्हारा। खाम ख्वाह बेचारे अहमर की बाढ़ लग गई। मिराल ने बॉयल होते दूध को कप में उंडेलते हुए अपनी पक्की याददाश्त का सबूत दिया। एवं वो तो बस ज़रा नाम का कन्फ्यूजन हो गया था, इस वजह से ज़रा सी गड़बड़ होगी, वरना तो कैसा सॉलिड आइडिया था। अहमद ने फ़ौरन ही सादिया को आई लव यू बोल दिया था। बोला था कि नहीं? वो इतराई। हाँ, वो तो बस पता नहीं चला था कि ये बीएससी का अहमद है या बीए का। महानूर के अंदाज में एक बेनियाजी ही तो थी। मिराल जलकर खाक हुई। हाँ हाँ, यूँ भी बेचारे बीए के अहमद को थप्पड़ पड़ गया तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ये किसका जिक्र हो रहा है? जवाबन एयरफोन में से महर की आवाज़ उभरी। तुमने फिर महानूर से मोबाइल छीन लिया? मिराल ने उसके लत्ते लेने चाहिए। अरे छोरो, मेरे मोबाइल की चार्जिंग ऑफ है। तुम बताओ किसकी बात हो रही है? वो जानने को बेताब थी। अरे वही बेचारा अहमद जिसे हमारी बल्कि महानूर साहबा की बदौलत भरी कैंटीन में थप्पड़ नोश फरमाना पड़ा था। मिराल ने उसे याद दिलाया। अरे वो। महर की हंसी बेसाख्ता थी। बेचारा, बड़ा क्रिस्पी थप्पड़ पड़ा था उसे, उसने मज़ा लिया। ये चंद माह कबल का वाक़या था जब उनकी क्लास फेलो सादिया अक्सर खासी अफसरदा दिखाई देने लगी। इन तीनों को बात खटकी तो उनको खुफिया सीआईडी करते करते मालूम पड़ा कि उसे 4th ईयर के अहमद से इश्क हो गया है, जबकि वो बेचारा उससे डरता कुछ कहता नहीं था। फिर क्या, वो तीनों कमर कस्ती मैदान में उतर आई। मेरे पास एक आइडिया है। हस्ब मामूल महानूर ने आइडिया पेश किया। कैसा आइडिया? मिराल हस्ब तवक्का एक्साइटेड हुई। तुम लोग फिल्में तो देखते हो ना? महानूर ने कहा। इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है? महर का रिएक्शन भी गैर मुतवक्का हरगिज़ नहीं था। बात तो सुनो पूरी। इनमें एक शब चैंतिक भी तो होता है। शब चैंतिक कौन? मिराल उलझी। वो हिंदी फिल्में ज़रा कम ही देखती थी, इसे तो बस अंग्रेज़ी फिल्में पसंद थी। शब चैंतिक मीन खैर खा, शुभ चिंतिक मीन खैर ख्वाह। महर ने हमेशा की तरह ट्रांसलेशन की। ओह, तो मिराल ने समझते हुए सर हिलाया। तो हम एक गुमनाम शुभ चैंतिक है। उसने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ते हुए आंखें मटकाई। मिराल उसका मकसद समझकर अश अश कर उठी। कमाल है मैडम, कमाल है। तुम्हें पता है शैतान का दिमाग भी तुमसे कम ही जरहेज होगा। मिराल ने सर धुना।
तो महर को अपनी हंसी छुपाना दुश्वार लगा। महानूर बिना तवज्जो दिए फखरिया गर्दन अकड़ा कर रह गई। मिराल और महर की अदालत में उसका आइडिया अप्रूव होने की देर थी। अगले ही रोज़ अमर भी कल डाला। अहमद लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ने में मशगूल था जब वो तूने उसका सुराग लगाती हुई वहाँ पहुंची। एक्सक्यूज़ मी, ये फोर्थ ईयर का अहमर ही है ना? महानूर ने लहजे में बुला की सादगी पैदा करते हुए पास से गुजरती किसी फोर्थ ईयर की लड़की से पूछा। वो इस बात में सर हिलाती अपने रास्ते हुई। महानूर कमर कसती मिराल और महर से बेस्ट ऑफ लक वसूल करती उसके बराबर वाली कुर्सी पर विराजमान हुई, जबकि मिराल और महरू वहीं खरी किताबें टटोलने लगी। बज़ाहिर मगर पूरा ध्यान उसी जानिब लगा था। महानूर ने टेबल पर रखी किताब पढ़ने के बहाने कुर्सी सामने कर ली और चुपके से टेबल पर एक पर्ची छोड़ती चंद लम्हों बाद उठ खड़ी हुई। अहमद ने गर्दन घुमाकर उसे जाते देखा और फिर से किताब पढ़ने लगा। चंद लम्हे मजीद बीते, वो उठ कर जाने के लिए मुड़ा तो उसकी निगाह मुड़ी हुई सफ़ेद चिट से टकराई। यस, महानूर ने दबा दबा नारा लगाया तो मिराल और महर ने उसे घूरा। अहमद पर्ची खोल कर पढ़ने लगा। इस कॉलेज में कोई है जो आपसे मोहब्बत करता है? अब आपकी निगाह का कमाल है, ढूंढ सके तो ढूंढ ले। आपकी शुभ चिंतिक। तहरीर पढ़कर अहमद ने यहाँ वहाँ निगाह दुराई तो एक कोने में अपने काम में मसरूफ़ दिखाई देती महानूर पर नजरें जम गई। वो मुस्कुराया और पर्ची लपेटता बाहर निकल गया और फिर ये गोया सिलसिला ही चल निकला। वो तीनों जब भी अहमद के पास से गुजरती कोई ना कोई पर्ची ज़रूर उसके पास डाल जाती और अहमद वो हमेशा ही मुस्कुरा कर पढ़ लेता और लपेट कर जेब में डाल लेता। यार इसको क्या मसला है, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। महानूर इतने दिन गुजर जाने पर भी उसका कोई रिएक्शन मंजर आम पर ना आते देख कर शदीद ताव का शिकार हुई। लो, एक्शन आए भी तो कैसे? कभी नाम भी वाजिया तो लिखा नहीं हमने। मिराल ने बड़ी अहम वजह बयान की। फिर 3-4 दिन तो अच्छे मौके की तलाश में गुजरे। बिराहिर एक दिन अहमद कैंटीन में बैठा दिखाई दे ही गया। उसने सैंडविच ऑर्डर किए थे। महारून ने मिराल की हिदायत पर सैंडविच में पर्ची डाल दी। छोटा जिस वक्त ऑर्डर सर्व करने पहुंचा ठीक इसी में एक और शख्स वहीं आकर विराजमान हुआ। ये कौन है? महानूर कोफ्त का शिकार हुई। पता नहीं, वो दोनों ही अनजान थी। इसलिए मैं अहमद का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। वो नंबर देखता इस लड़के से हाथ मिलाता उठकर कैंटीन से चला गया और वो दूसरा लड़का सैंडविच खाने लगा। उन तीनों की तो गोया जान पर बन आई। ये कौन है? मिराल ने पास से गुजरते लड़के से दरियाफ्त किया। ये अहमद भाई। उसने पीले दांतों से मिराल की निगाह पड़ी तो उसे कराहियत हुई। और वो जो इससे पहले मौजूद था महानूर उलझी। वो भी अहमद भाई थे? इनमें से फोर्थ ईयर का अहमद कौन है? महर ने भी सवाल दगा। दोनों फोर्थ ईयर के हैं जी, एक बीए का और एक बीएससी का। उसने अब के उन्हें तफसीलन आगाह किया। ओ शिट, मिराल ने माथे पर हाथ मारा। तो बीएससी का कौन सा था? अगला सवाल भी तैयार था, वही जो भी उठ कर गया है। उस्ताद की आवाज़ पर छोटा बात मुकम्मल करके भागा। तो फिर सादिया वाला अहमद कौन है? वो तीनों भाई एक वक्त सर थाम कर चिल्लाए। दूसरी जानिब इस कार्रवाई के दौरान बीए वाला पर्ची खोल के पढ़ चुका था। अहमद जी, सादिया आपसे मोहब्बत करती है। 3rd ईयर बीए वाली आपकी शुभ चिंतिक। बीए के अहमद ने पर्ची पढ़ी और शर्माता लजाता उठकर कैंटीन से रवाना हुआ। बस एक नेकी का काम कर गया, वो पर्ची वहीं छोड़ गया। महानूर ने दौड़ लगाकर पर्ची झपट ली और गहरे गहरे सांस लेने लगी। आखिर को उसमें उसकी राइटिंग थी। वो दिन तो यूं ही गुजर गया। शायद सादिया एबसेंट थी, मगर अगले दिन जो हुआ वो पूरी कैंटीन के लिए एक पुरलुत्फ नज़ारा साबित हुआ। उदास बैठी सादिया अपना समोसा खाने में मशगूल थी जब भी एक अहमद कदम कदम चलता उसके करीब चलाया। वो जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। वो खासा शर्मा कर बोला। जी कहिए। सादिया हाथ झाड़ती हुई उसकी तरफ मतवजा हुई। वो जी, आई लव यू टू। उसने वहीं तो फोड़ा था। क्या? सादिया करंट खाकर खड़ी हुई और अगले ही पल जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाई। पूरी कैंटीन उनकी जानिब मतवजा हो चुकी थी। ये इतफाक़ी था, वो तीनों वहीं मौजूद थी और ये भी कि बीएससी का अहमद भी वहीं मौजूद था जिसे वो पिछले कई दिनों से शुभ चिंतिक के नाम से पर्चियाँ डाल रही थी। ये भी सच शुक्र कि इस बीएससी वाले ने इस नाम पते वाली पर्ची नहीं पड़ी, वरना बेचारा इतना सोबर सा आदमी थप्पड़ खाता कैसा लगता। महर ने सरगोशी की। ओहो, सादिया उसी को पसंद करती है यकीनन, तभी तो इस बीए वाले को थप्पड़ दे मरा। मिराल ने भी अपनी अकल के मुताबिक बात की। अच्छा है, इसे किसने कहा था कि पर्ची उठाए? डफर न हो तो पर्ची तो हमने बीएससी वाले को लिखी थी। महानूर ने भी जले दिल के फफोले फोड़े। बेशरम साले लड़कियों को छेड़ता है। तब एक और लड़का स्टूडेंट के झुंड में से निकलकर उसका कॉलर पकड़ कर उसे झंझोड़ने लगा। मुझे तो किसी ने पर्ची लिखी थी कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। वो मिनमिनाया। झूठे साले। वो लड़का उस पर झपटा। दिखाओ पर्ची कहाँ है? वो तो गिर गई थी कहीं, उसने बताया। मगर सुनने वाला कौन था? उसे अच्छी खासी फैंटी लगवाने के बाद रवाना कर दिया गया। मगर चंद दिन बाद जो खबर मंजर आम पर आई वो खासी हैरान कुन थी। सादिया ने बीए के अहमद से मंगनी कर ली। शबाना के जिताने पर वो तीनों चिल्लाई। हाँ तो और क्या, मैंने तो उसके गुमसुम रहने पर ही तुम लोगों को बताया था। उसके गुमसुम रहने की वजह 4th ईयर का स्टूडेंट है। मगर उसने फिर उसे थप्पड़ क्यों मारा और भरी कैंटीन में इतना जलील करने का मकसद क्या था भला? महानूर उलझी। अरे, जिसे उसने थप्पड़ मारा था वो तो अहमद हमीद था, डरपोक कहीं था। पर उसने मंगनी अहमद तो सीख से की है। शबाना ने उसकी कन्फ्यूजन दूर की। यानी वो अहमद तो सीख जो बीएससी में है?
मीराल ने कंफर्म करना चाहा। अरे वो तो बड़ा डिसेंट सा बंदा है, इतना अमीर, इतना ज़हीन, डी ग्राउंड में कोठी है उसकी, इतना अमीर, ऊपर से इकलौता भी। अम्मा अब्बा फैक्ट्री चलाते हैं और वो खुद अभी तालीम मुकम्मल कर रहा है। शबाना ने गोया हेडलाइंस के साथ साथ तफसील भी सुनाई। तुम्हें बड़ी इन्फॉर्मेशन है। महानूर ने तीखी नज़रों से उसका जायज़ा लिया तो वो जुज़बुज़ हुई। मेरे मंगेतर का दोस्त है। उसने नई इतला पूछाई। अच्छा ये छोड़ो, ये सादिया की मंगनी किससे हुई? मेहर उनको वापस असल मौजू की जानिब ले आई। वो बीएड के अहमर से, वही जो उस रोज़ बीए के अहमर को फेंटी लगा रहा था। बस वहीं से दोनों का टांका फिट हुआ और चट मंगनी हो गई। शबाना फिर से जोन में लौटी तो वो तीनों हैरत ज़दा मुंह फाड़े एक दूसरे को घूरने लगी। यक ना शुद्ध। महनूर ने मिराल को देखा। दो भी ना शुद्ध। मिराल ने बेचारी सी शक्ल महर की तरफ की। तीन तीन शुद्ध। वो भी अफसोस से सर हिलाते हुए बुड़बड़ाई। कॉलेज में तो छुट्टी का वक्त हो गया, मगर घर आकर तीनों ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर खूब मज़ा लिया। यानी कि जिसे वो शुभ चिंतिक की पर्चियाँ लिखती थी वो भी सादिया वाला अहमर नहीं था, और जिसने उसे प्रपोज़ किया वो भी वो अहमर नहीं था। वो अहमर तो वो था जिसने प्रपोज़ करने वाले डरपोक अहमर को पीटा था। जो भी है, हमारा काम तो निकल गया। ना सादिया का अहमर उसका हुआ और इस डरपोक अहमर का भी हमारी बदौलत खासा चर्चा हुआ पूरे कॉलेज में। महानूर लापरवाही से बोली। वाकई बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। मेहर इतराई। पर इस अहमर का क्या हो किया जिसको मोहतरमा महानूर साहबा पर्चियाँ डालती रही हैं? मिराल को अहमद तो सीख की फिक्र सताई। अरे छोड़ो, उसे क्या पता कि वो हम थे। वो तो शुभ चिंतिक ही ढूंढता रहेगा। महानूर ने बेफिक्री का मुजाहरा किया। ये भी ठीक है। उन दोनों ने भी बैक वक्त इतफाक़ किया। वैसे आपस की बात है, तीनों अहमर में से वही अहमर हैंडसम था जिसे हमने पर्चियाँ डाली। महानूर ने पुरजोश होकर कहा। जो अब जिस अंदाज में मेहर मिराल ने ओह किया था वो सटपटा कर रह गई। फिर जब तक उसकी बीएससी क्लियर नहीं हुई वो दोनों महानूर को अक्सर ही उसे दिखा दिखा कर छेड़ती, और महानूर अच्छा खासा चिढ़ भी जाया करती थी। मगर फिर सेमेस्टर क्लियर होते ही वो एमबीए के कैंपस में ट्रांसफ़र हो गया तो उसका इस तरफ आना जाना खासा कम होने लगा। तभी अपने आप ये सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। अब बातों बातों में उसके बाद का तस्करा चल निकला था तो तीनों ही अपनी हिमाकत पर महसूस होने लगी। वैसे यार, बड़ा रौनक मेला हुआ करता था कॉलेज में पहले, अब तो इतने दिनों से बोरियत हो रही है, ऊपर से आखिरी सेमेस्टर। मेहर उदास हुई। क्या हुआ जो रौनक मेला नहीं है? रौनक मेला बना लेंगे। मिराल फ़ौरन जज्बाती हुई तो मेहर मुस्कुरा दी। ओहो, मेरे बदले का आइडिया तो सुन लो। महानूर पीछे से चिल्लाई। ज़रूर सुनूंगी, लेकिन कॉलेज में। मिराल बोली तो मेहर इससे पहले ही स्पीकर ऑन कर चुकी थी। महानूर बुरा मानती अपने बिस्तर पर जा घुसी तो मेहर ने भी मिराल को अलविदा कहती अपने पोर्शन की जानिब रवाना हुई, जो ग्राउंड फ्लोर पर था। महानूर की रिहाइश दूसरे पोर्शन पर थी, जबकि उसके ऊपर छत थी। मिराल इनसे बातों के दौरान ही काफ़ी ख़त्म कर चुकी थी। वो कब रखती अम्मा अब्बा के रूम में चली गई। अब्बा जान आदत के मुताबिक रात देर तक किताब पढ़ने में मशगूल थे, तो अम्मा जान रात सोने से पहले की क्रीमें मलने में। वो ठंडी सांस भरती उन्हें गुड नाइट कहती खुद भी सोने चल दी। मेरा आइडिया तो सुन लो। महानूर ने रजिस्टर पर तहरीर करके रजिस्टर आगे बैठी मिराल की तरफ डाला। तहरीर पढ़कर मिराल ने पेन निकाल कर आगे कुछ लिखा और मेहर जो इससे एक चेयर छोड़कर बैठी थी उसे थमाया। इस महानूर को समझाओ कुछ। मेहर ने पढ़कर आगे कुछ लिखा। तभी ब्लैक बोर्ड पर लेक्चर लिखवाते लिखवाते प्रोफेसर साहब पलटे। ओके, तो सबने अच्छी तरह लेक्चर नोट कर लिया है? उनके पूछने पर सबके सर हाँ में हिले, सवाए 3 सरों के। और फिर ये तो मशहूर है ही कि जो सर झुकना नहीं जानते वो सर कट जाया करते हैं। इन बेचारियों के ना हिलने पर कटने वाले थे। मिराल, महानूर, मेहर, स्टैंड अप प्लीज। सर का बाद अब हुक्म जारी हुआ तो वो तीनों भी उठ खड़ी हुई। अपने अपने रजिस्टर दिखाइए। मिराल ने फ़ौरन अपना रजिस्टर पेश किया जिस पर लेक्चर तहरीर था। सर महानूर की जानिब बढ़े तो रजिस्टर ही नदारत पाकर चश्मे के अंदर से ही खशमगी निगाहों से उसे घुरा और मेहर की जानिब पलटे। उसने बिला चूचरा रजिस्टर उन्हें थमाया। उसी लम्हे उनके क्लासरूम में दस्तक हुई। सर पलटे। अरे अहमद, मिल गई फ़ाइल? वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। जी सर। अहमद ने फ़ाइल उन्हें थमाई। गालबन सर ने उससे फ़ाइल मंगवाई थी। तीनों खड़ी लड़कियों की मासूम सी शक्ल पर एक निगाह डालता वह पलटा। अहमद रुकिए। सर की आवाज़ देने पर वो रुक गया। जी सर। लहजा बाद अब होशियार, ये ज़रा बुलंद आवाज़ में पढ़कर सुनाइए, रजिस्टर में क्या लिखा है? सर ने अनजान बनते हुए उससे फरमाइश की। ओके सर। वह हैरान तो हुआ और फ़ौरन ही हुक्म पर अमल पैरा भी। मेरा आइडिया सुन लो मिराल। मेहर, उसे समझाओ कुछ। ज़रा सब्र करो मानूर बीबी। अहमद ने आखिरी अल्फाज ज़रा अटक कर अदा किए और खामोश होकर इन तीनों को देखा जिस वक्त कटहरा अदालत में थी। ज़रा उलट पुलट कर देखिए, रजिस्टर पर किसका नाम तहरीर है? सर की नई फरमाइश पर उसने रजिस्टर को तफसील से उलट पुलट कर देखा। सर महानूर अहमद। उसने आखिरकार मिल जाने वाला नाम बयान किया। मिस महानूर, मिस मिराल, मिस मेहर, आप प्लीज़ मेरी क्लास से आउट हो जाइए। प्रोफेसर साहब खासा चबा चबा कर बोले। वो तीनों सर झुकाए खामोशी से बाहर रवाना हुई। अब कर मर लो अपना आइडिया। तो
उन्हें बाहर सीढ़ियों पर विराजमान 7वां या 8वां मिनट शुरू हुआ तो महर ने तरख कर खामोशी तोड़ दी। एक तो ये प्रोफेसर इतना खड़ूस है, मैंने तो इसका पीरियड भी नहीं लेना। महानूर भी अलग ही जली बैठी थी। बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस तरह से तुम्हारी फिजिक्स में सब्सिडी आई थी जो आएगी, जो कि तुम्हारे बचपन से ख़राब है ना। मिराल भी भरी बैठी थी। अच्छा अच्छा मिट्टी डालो, मेरा आइडिया सुनो, मूड फ्रेश हो जाएगा। महानूर ने उनकी सूजी शक्लें देखी तो रह ना पाई। फरमाइए। मिराल हमतन गोश हुई। अब्बास से मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है ना, वो सवालिया हुई। हाँ, वो दोनों भाई एक वक्त बोली। और इस मिशन में मेरे साथ हो ना। वो फिर से सरापा सवाल थी। हाँ है। मजबूरन वो दोनों भी फिर बोली। तो बस मैंने सोच लिया है, अब्बास से मेरा बदला मिराल लेगी। पर वो कैसे? महर हैरान हुई तो मिराल इस नई इफ्तात पर परेशान। मेरे रिश्ते पर अब्बास ने इनकार किया है ना, अब अब्बास मिराल को प्रपोज करेगा और वो इसे इनकार करेगी। आखिरकार उसने कल रात से कैद बिल्ली थैले से निकाली। वेरी फनी। वो मुझे प्रपोज क्यों करेगा? मिराल ने नाक से मक्खी उड़ाई। क्योंकि तुम उसे मजबूर करेगी, उसे फंसाओगी अपनी शहरी नाज रखने वाली अदाओं से। महानूर उसकी बेवकूफ़ी पर बोली। पागल, मैं यहाँ शहर, वो वहाँ साहिवाल में, इसे कैसे फंसा सकती हूँ? मिराल शाकी हुई। तो तुम साहिवाल जाओगी ना हमारे साथ? महानूर ने गोया बम फोड़ा। व्हाट? मिराल और बहम दोनों के मुंह पूरे के पूरे खुल गए। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है भाई? मिराल हमारे बचपन की दोस्त है, हमारे साथ साहिवाल महीना डेढ़ तो रह ही सकती है। महानूर ने मासूमियत से आंखें पटपटाई तो महर ने मिराल को देखा। क्या ख्याल है? आंखों में पैगाम वाजिया था। ज़रूर ज़रूर रह सकती हूँ मैं तुम्हारे घर पर, मगर मोहतरमा किसी सोलर रीज़न के बगैर हरगिज़ नहीं। मिराल ने नफ़ी में सर हिलाया। पर क्यों? महानूर को शदीद नागवारी का एहसास हुआ। क्योंकि किसी काबिल तवज्जो वजह के बिना अम्मा अब्बा मुझे कभी भी इतने दिन कहीं भी रुकने नहीं देंगे। वो साफ कोई से कह रही थी। महानूर बुझ सी गई। महानूर की शादी करा देते हैं, इसकी शादी पर तो मिल ही जाएगी ना इजाज़त। पर तब बेचारी के पास बदला लेने का टाइम नहीं होगा। तब तो मैडम पिया देश सुधारने की तैयारियों में होंगी। महर ने हिज उठाया तो महानूर ने उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरा। फिर घूरते घूरते उसकी आंखों में एक चमक सी उतर आई और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। तुम्हें क्या कोई कारून का खजाना मिल गया है जो यूं मुस्कुरा रही हो? मिराल को चिढ़कर गोया हुई। यही समझ लो। वही इतराई तो मिराल और महर ने एक वक्त उसे मशकूक नज़रों से घूरा। ओहो, ऐसे मत घूरो, मुझे एक और आइडिया आया है। वो बताने का पुरजोश हुई तो महर किताबें उठाती उठ खड़ी हुई। मिराल ने भी अपना बैग कंधे पर डाला। अंदाज यूं था गोया शुक्रिया बीबी। महानूर तो गोया जलते तवे पर जा बैठी। कमीनियो, शर्म करो, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी ज़रूरत है और तुम बेवफाई करके भरी दुनिया में मुझे अकेला छोड़ रही हो। ऐसी है तुम्हारी यारी? उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू चल गए तो महर वापस विराजमान हुई। वहीं मिराल ने भी अपना बैग वापस सीढ़ियों पर डाला तो महानूर ने खुशी खुशी अपने आंसू पूछे। चल गुरु, हो जा शुरू। महर बोली। हो भी जाओ शुरू। उसके हनूस खामोश रहने पर मिराल ने उसे टहोका दिया। देखो, शादी में तो तुम्हारे घर वाले इजाज़त देंगे ना तुम्हें? महानूर ने फिर वहाँ से बात जुड़ी। हाँ दे देंगे। मिराल भी हमतन गोश हुई। तो बस फिर अगले महीने महर की शादी करवा देते हैं। महानूर ने चुटकी बजाई। गोया बच्चों का खेल हो, तुम पागल हो गई हो और कुछ नहीं। महर सटपटाई। देखो महर, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, भाई से शादी करनी है तो भी हाँ कर दो, बाद में मैं रुकावट बन जाऊंगी। महानूर ने उसे साफ धमकाया। तुम जैसे दोस्त से तो दुश्मन ही भले। उसने दांत किचकिचाए तो मिराल ने कह कहा लगाया। तो फिर तुम तैयार हो ना मेरी प्लानिंग पर अमल करने को? महानूर ने बारी बारी दोनों को देखा। सदा से शादियों की शौकीन मिराल ने फ़ौरन हामी भर ली। पर यह होगा कैसे? महर परेशान होने लगी। इसके लिए भी कुछ लोच लेंगे, फिक्र ना करो। बस मिराल, तुमने जो तैयारी करनी है कर लो। एक से एक स्टाइलिश लिबास खरीदो और पैकिंग कर रखो। बाकी महर की शादी की डेट में फ़िक्स करवाने का बंदोबस्त करती हूँ। महानूर ने सुकून से हाथ झाड़े तो आने वाले दिनों की रंगीनी का सोचकर मिराल का मन झूम उठा। उसने महानूर को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। उसने अपने ग्रुप का दोस्ती नंबर गुनगुनाया तो इन दोनों ने भी खुलकर गीत गाते हुए उसका साथ दिया। महर महानूर के बुलाने पर उसके पोर्शन की तरफ रवाना हुई। तेज़ी से सीढ़ियाँ फलंगती। जब वो उसके कमरे में पहुंची तो वो लेस खाने के साथ साथ कॉल पर मसरूफ़ थी। महर धप से उसके बराबर विराजमान हुई। महानूर ने हैंड फ्री लगा रखे थे। महर ने एक अपने कान में उरस लिया। दूसरी जने मिराल नॉन स्टॉप बोलते हुए मसरूफ़ थी। वाह महानूर, क्या दिमाग है तुम्हारा, कमाल का आइडिया है तुम्हारा। बस किसी तरह महर को मना लो। एक्सक्यूज़ मी, कौन सा आइडिया? महर ने खशमीगी निगाहों से महानूर को घूरा तो वो अनजान बन गई। महर, तुम कैसी हो? दूसरी जाने मिराल फ़ौरन संभली। मैं ठीक, मगर अब कौन सी प्लानिंग चल रही है? वो भी चुपके चुपके। उसे जस्टिस ने आन घेरा। अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो बता ही देते हैं। यूँ करो, अपना मोबाइल निकालो। मिराल की बात पर महर ने दाएं हाथ में पकड़ा मोबाइल सामने किया। कॉन्टैक्ट्स में जाओ। मिराल उसे हिदायत देने लगी और महर ने अमल भी कर डाला। इसमें फुरकान का नंबर भी होगा। मिराल बोली। है तो? महर ने फुरकान का नंबर निकाला। अपना महानूर, अब तुम्हारी बारी।
میرال کی بات مہر سمجھ پاتی اس سے قبل ہی ماہنور نے اس کا موبائل چھین کر فرقان کا نمبر ڈائل کر دیا۔ بدتمیز یہ کیا کر رہی ہو، وہ کیا سوچے گا؟ مہر چلاتی رہ گئی۔ فرقان نے کال اٹینڈ کی تو ماہنور نے فوراً کاٹ دی۔ تمہارا اپنے بھائی سے ٹانکا فٹ کروا رہی ہوں؟ ماہنور نے ادائے بے نیازی دکھائی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میری پہلے ہی اس کے ساتھ نسبت طے ہے۔ مہر نے اسے یاد دلانا چاہا۔ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ ماہنور نے کنکھیوں سے اسے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ کمینی، مہر بڑبڑائی۔ اسی دوران موبائل کی میسج ٹیون بجی۔ اسکرین پر بڑے بڑے حروف میں فرقان لکھا تھا۔ اینی پرابلم مہر؟ ماہنور نے میسج اوپن کرتے ہی پڑھا، وہ بھی بآواز بلند۔ مہر خفیف سی ہوگی۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح میرے بھائی کو رپلائی کرو۔ ماہنور نے اسے پچکارا۔ دیکھو مہر، اب گیند تمہارے کورٹ میں ہے، کیپ اٹ۔ یار تم مہر بانو ہو، تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ کب سے خاموش سب سنتی، میرال نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اسے پرجوش کرنا چاہا۔ پر وہ کیا سوچے گا یار، اور پھر میں اس سے کانٹریکٹ کروں کیوں؟ مہر ابھی تک ہچکچاہٹ میں مبتلا تھی۔ ارے پاگل، وہ کچھ نہیں سوچے گا، بیچارہ 20 دفعہ منت کر چکا ہے کہ تم سے بات کروا دوں۔ ماہنور نے مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ سچی؟ مہر کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ تو اور کیا، تم اسے رومانٹک باتیں کرو اور ملاقاتیں کرتی رہو، اور ایسا کرنے کی وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ میرال نے بھی حصہ ڈالا۔ اچھا جلدی سے رپلائی کرو، لکھو آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ماہنور نے کہا۔ ماہنور کی ہدایت پر مہر نے فوراً عمل کیا۔ ماہنور سے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کوڑا سا جواب فوراً موصول ہوا۔ مہر نے کھا جانے والی نظروں سے ماہنور کو گھورا۔ اگلا میسج بھی تبھی موصول ہوا، پر مجھے تم سے بات ضرور کرنی تھی۔ مہر کے جن تازے تازے ارمانوں پر اورس پڑی تھی وہ پھر سے جاگ اٹھے تو وہ موبائل لیتی میرال کو شبہ خیر کہتی باہر نکل آئی۔ سامنے ہی ٹیرس پر فرقان مسکراتا ہوا نظر آیا تو وہ کھل کے گلاب ہوئی۔ جی کہیں کیا بات کرنی ہے؟ اس نے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے کہا۔ تم اس رشتے سے خوش تو ہو؟ فرقان کا جواب فوراً آیا۔ جی۔ حیا کے مارے وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ کیا آپ خوش ہیں؟ وہ اپنے بستر پر دھپ سے گرتے ہوئے اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ میسج کا رپلائی کرنے کے بجائے فرقان نے اسے کال کر لی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کال ریسیو کی۔ بحیثیت کزن وہ منگنی سے پہلے بات کر لیتے تھے، مگر ان کے درمیان خاص تکلف شروع سے حائل تھا۔ کچھ بچپن سے ہی اما نے فرقان سے اس کا پردہ کروا کے رکھا تھا کہ بڑے ہونے پر بیاہ کا ارادہ تھا، تو دوسری جانب فرقان نے بھی اس کے اور اپنے مابین فاصلہ رکھا، اور منگنی کے بعد وہ پہلی دفعہ اس سے بات کر رہی تھی۔ ہیلو مہر، فرقان نے اسے اپنی میٹھی آواز میں پکارا تو مہر کو لگا شاید دنیا میں اس کے نام مہر سے اچھا کوئی اور نام نہیں۔ جی، وہ مشکل بولی تو آواز حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، سوچا تھا شادی کے بعد ہی کہوں گا، مگر پھر سوچا شادی سے پہلے اقرار کا اپنا ہی چارم ہے۔ وہ اپنی میٹھی آواز میں اس سے ہم کلام تھا۔ مہر کا روا روا کان بنا ہوا تھا۔ مہر بانو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید تم جانا چاہو کب سے، شاید جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک میں نے صرف تمہیں چاہا ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوا تو مہر کا دل جھوم اٹھا، ساتھ ہی وہ شرم و حیا کی لالی سے سرخ پڑنے لگی۔ کچھ تو کہو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی پا کر فرقان اپنے اظہار پر مہر بانو کا ری ایکشن جاننے کو بےتاب ہوا۔ مہر کا دل پرسنیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ دھک دھک کی آواز کانوں میں آنے لگی۔ جی میں کیا کہوں؟ بدقت وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ تم شرما رہی ہو۔ مہر بانو کو لگا جیسے فرقان مسکرایا ہو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ تمہاری یہی خوبی پسند ہے، تمہاری سادگی اور معصومیت۔ سادگی عورت میں ایسا نکھار پیدا کر دیتی ہے جس سے متاثر ہوئے بنا کوئی نہیں رہ سکتا۔ اس نے مزید کہا تو مہر بانو خفیف سی ہو گئی۔ لو بھلا، میں کہاں سے سادہ ہوں؟ دل میں سوچا، اچھا اب میں اپنے دل کی کہہ چکا اور تمہارے دل کی تمہاری دھڑکنوں سے سن چکا ہوں۔ جی تو چاہتا ہے کبھی فون بند نہ کروں، مگر یہ بھی کچھ مناسب نہیں، اس لیے دل کو سمجھانے رکھنا بہت ضروری ہے۔ صرف اس چوک میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں کہ میں تیرا حسن بیاں تک دیکھوں۔ آخر میں اس نے بڑی ترنگ سے شعر کہا اور شب بخیر کہہ کر کال بند کر دی، جبکہ مہر بانو کی زبان تو جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل اس قدر مطمئن اور مسرور تھا، یقیناً آج رات جواب میں فرقان کے سپنے فرقان کے سپنے ہی آنے والے تھے۔ خواب میں فرقان کے سپنے ہی آنے والے تھے۔ دوسری جانب میرال اور ماہنور بھی سونے کی تیاری میں تھی، جبکہ ایک وجود ایسا بھی تھا جو اوپر ٹیرس پر کھڑا اظہار محبت کے بعد اپنے دل پر دھرا بھاری وزن سے جیسے خود کو اعزاز محسوس کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر ٹیرس پر کھڑے ہو کر فرقان ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں کو اپنے اندر اتارنے میں مگن رہا۔ اگلی صبح نہایت دل نشین طلوع ہوئی تھی۔ آسمان پر جا بجا سیاہ بادلوں کا راز تھا، فضا میں رچی محبت کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا، ہلکی ہلکی نمی۔ ایسے میں وہ اکیلے کالج جاتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج انہیں ایک ضروری اسائنمنٹ جمع کروانی تھی، اور پنجاب میں تو یوں ہی بارشیں ہوا کرتی تھی بنا وقت بنا موسم کے۔ تایا جی کی صلاح پر تینوں فرقان کے ساتھ کالج گئی۔ مہر جب برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو شرم و حیا سے لال گلابی ہونے لگی۔ ایسے تو پہلے بھی کئی بار ہی ساتھ آنا جانا ہوتا تھا، لیکن اظہار محبت کے بعد پہلی بار اپنے محبوب کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ جو بھی تھا، برسات نے مہر کے لیے خوشگوار موقع بنایا تھا۔ بیک سیٹ پر بیٹھی ماہنور ان دونوں کو میٹھی مسکراہٹ اچھالتے دیکھ کر
انجوائے کر رہی تھی، سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس نے آرام سے آڈیو پلیئر کا ریموٹ نکال کر سانگ پلے کیا، کبھی جو بادل برسے میں دیکھوں تجھے آنکھیں بھر کے، تجھ لگے مجھے پہلی بارش کی دعا۔ رومانٹک سا گیت سنتے ہی دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے اور پتہ نہیں چلا کہ کب کالج پہنچ گئے۔ پھر ماہ نور نے تمام قصہ مرچ مسالہ لگا کے میرال کو بتایا۔ مہر شرم سے کبھی منہ چھپاتی تو کبھی بول پڑتی، بس میں چاہتی ہوں میرا بھائی تیرے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب جائے۔ ماہ نور خوابناک لہجے میں کہہ رہی تھی، لو جی پہلی نند ہے جو اپنے بھائی کو زن مرید بنانے کا شوق چرایا ہے۔ میرال نے اپنی پسندیدہ چاکلیٹ کا ایپل چاک کرتے ہوئے بڑی سی بائٹ لی۔ آج ان کا پہلا پیریڈ فری تھا، سو ہر سو چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اب آگے کیا منصوبہ ہے؟ مہر نے موضوع کا رخ بدلنا چاہا۔ بنو رانی بڑی سیانی، آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے ماہ نور چہکی۔ میرال مل کھلکھلانے لگی۔ دراصل آگے کا پلان کچھ یوں ہے کہ، کہتے کہتے رک کر ماہ نور نے ایک نظر دونوں پر ڈالی۔ مہر بانو ہراسا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ میرال خاصی ایکسائٹڈ دکھائی دے رہی تھی۔ اور پھر ماہ نور کی بات سن کر یہ ثابت ہو گیا کہ مہر بانو کا سہمنا ہرگز غلط نہیں تھا۔ چھٹی کے روز میرال فریش جوس لیے کچن سے برآمد ہوئی تو سامنے ہی اماں کو انہماک سے مارننگ شو دیکھتے پایا، جہاں بدنام زمانہ اداکارہ کی کوئی تیسری شادی کی رسومات نہایت دھوم دھام سے ادا کی جا رہی تھی، اور وہ یوں شرما رہی تھی مانو پہلی مرتبہ ان حالات سے پالا پڑا ہو۔ وہ الگ بات مصوفہ 2 دن پہلے ہی بھگتا کر بیٹھی تھی۔ اماں کیا یار، آپ بھی یہ فضولیات دیکھتی رہتی ہیں، چینل چینج کریں نا، بڑا اچھا ترکی ڈرامہ ریپیٹ ہوتا ہے اس وقت۔ اس نے ماں کے برابر براجمان ہوتے ہوئے انہیں ٹوک کر فرمائش کی۔ لو یہ خوب کہی تم نے، نوجوان نسل تو ہے ہی شادی سے الرجک۔ اچھا بھلا پروگرام ہے، دیکھو کتنی اچھی اچھی رسومات ہو رہی ہیں اور تمہیں یہ فضول لگ رہا ہے۔ اماں برا مان گئی تھی۔ وہ خاموشی سے جوس پینے لگی۔ جوس پیتے پیتے ہی دماغ کی بتی روشن ہوئی۔ ویسے اماں میرا بڑا دل چاہتا ہے کسی بہت اپنے کی شادی ہو اور میں کھل کر ساری رسومات کو انجوائے کروں۔ گلا کھنکار کر بولتی میرال کے لہجے میں پیچھے سے آتے ابا کو حسرتوں کا ایک جہان آباد نظر آیا۔ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی ہر ضد اور خواہش پوری کرنے کو وہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لو پتر، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایگزام تمہارے ویسے بھی جلد نمٹ جائیں گے، ابھی ہی تمہارے رشتے کی بات چلا دیتی ہوں، خوب جی بھر کر انجوائے کرنا اپنی شادی میں، ماں صدقے جائے۔ اماں کو تو بہانا چاہیے تھا اس کی شادی کی بات چھیڑنے کا۔ کیا ہے اماں یار، ہر بات میں میری شادی کا ڈھنڈورا لازمی پیٹنا ہوتا ہے۔ اپنی شادی میں خاک ارمان پورے ہوں گے میرے؟ بھلا بتائیے، کیا میں اپنی شادی میں ناچ گا سکتی ہوں، یا پھر اپنے دلہن کی جوتیاں چھپائی دودھ پلائی کی رسمیں خود کرتی اچھی لگوں گی؟ منہ پھلا کر اصل معاملے پر ان کی توجہ دلائی تو اماں دونوں ہی سوچ میں پڑ گئی۔ میری گڑیا ٹھیک کہہ رہی ہے سکینہ بیگم، پر ملال پتر میں اکلوتی اولاد تھا اپنے والدین کی، نہ میرا کوئی بھائی بہن ہے نہ کوئی دور دراز کا رشتہ دار۔ بھلا اب ایسی شادی کہاں ہو جہاں تم اپنی خواہشیں پوری کر سکو؟ ابا سامنے والی کرسی پر چوڑے ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ پوائنٹ ہے نا ابا، میں کسی ایسے شخص کی شادی میں شرکت کرنا چاہتی ہوں جس کی پوری شادی کا وینیو تک میں ہی ڈیسائیڈ کروں، شادی کی شاپنگ سے لے کر مائیوں کے بھنگڑے تک میں ہی پیش رہوں۔ اب کہ وہ کچھ زیادہ ہی ملکہ جذبات بنی تو اماں نے ٹیڑھی نگاہوں سے گھورا۔ کس کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بننے کا پروگرام ہے تمہارا؟ سوالوں کی کاڑی ضرب پڑی۔ ہاں پتر، اب بھلا تمہاری خاطر ہم بیاہ کا فنکشن تو نہیں رکھ سکتے نا، اور کر بھی لیں تو دلہا دلہن ناپید ہے۔ شاباش پتر، کوئی اور کھیل کھیلنے کے بارے میں سوچ، یہ کام ممکن نہیں۔ ابا جی بھی بھولے بادشاہ ہی تھے، ان کے خیال میں میرال گڈا گڑیا کا کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی۔ او ہو پیارے ابا جی، میں یہ سب تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں میری بیسٹ فرینڈ مہر بانو کی شادی ہے ابا، اس کی شادی میں میری ساری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں، بس شادی کی شرکت کی اجازت دے دیں۔ میرال نے بلی براہ تھیلے سے باہر نکال ہی دی۔ نہ میرا پتر، منگنی میں تو تجھے بلایا نہیں، بیاہ میں کس خوشی سے جانا ہے؟ اماں نے نہایت روایتی خواتین والا جواز پیش کیا۔ میرال بدمزہ سی ہوئی۔ اماں، کوئی باقاعدہ منگنی تھوڑا ہی کی تھی انہوں نے، بس گھر کے لوگ تھے، سادہ سی رسم کی تھی۔ ویسے بھی آپ بھول رہی ہیں، اس دن شہر میں پہیا جام ہڑتال تھی، وہ بلاتی تب بھی میرا جانا ممکن نہیں تھا۔ میرال کی صفائی دینے پر مجبور رہی اماں کو دل پر جمے میل کو سرف ایکسل واش دینا ہی پڑا تھا۔ مہر بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے کیا؟ ابا جی نے پوچھا۔ نہیں ابا جی، بس 1-2 دن میں تاریخ فائنل ہونے ہی والی ہے۔ میرال یقین کی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی تھی۔ واہ ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بیٹیاں جتنی جلد اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، انہوں نے خاصی سوگواریت سے کہا۔ میرال ان کی کیفیت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ پرائے گھر جانے کا خیال آتے ہی میرال کے دل میں بھی خودبوسی مچی تو اٹھ کر ابا جی کے گلے کا ہار بن گئی۔ انہوں نے بھی بڑے پیار سے اس کا شانہ تھپتھپا کر گویا تسلی دی۔ اچھا ابا جی بتائیں نا، میں صاحبال جاؤں گی نا مہر کی شادی میں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں پتر، کیوں نہیں، ضرور جانا، تمہاری بچپن کی سہیلی ہے۔ ابا جی نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ میرال جھوم اٹھی۔ اور ایک بات ابا جی، میں کم از کم 10 دن پہلے جاؤں گی مہر کے ہاں۔ وہ مزید پھیل کر چوڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے چلی جانا، ویسے بھی کہاں تم رکنے والی ہو؟
मगर पहले अच्छी तरह शॉपिंग कर लो अपने लिए। क्या ये हर वक्त ऊट पटांग कपड़ों में फिरती रहती हो? ये जीन्स शर्ट्स गाँव में नहीं चलती। अम्मा मौका पाते ही उसे समझाने बुझाने लगी, मगर आज तो मिराल किसी भी बात पर कोफ्त का शिकार नहीं होने वाली थी। ये दिन उसके अंदर नया जोश, नया बलबला पैदा कर गया था। अगले दिन महर और महानूर से मुलाकात हुई तो जहाँ महर की रंगत उड़ी हुई थी, वहीं महानूर खुशी से धमक रही थी। पूरा दिन लेक्चर सुनते गुजर गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हुई तो मिराल को तब चढ़ गई, सुबह से तुम्हारी जुबानों पर ताले पड़े हुए हैं। खबरदार जो मुझे बिना कुछ बताए दहलीज पार करने की कोशिश की हो तो। उसने उंगली उठाकर दोनों को वार्न किया, पागलों जैसी बातें ना करो, हमें घर जाना है। लेट हो गए तो हमारी शाही सवारी अवाम एक्सप्रेस निकल जाएगी। महानूर ने याद दिलाना चाहा, मैं तुम्हें बताऊं पागलपन क्या होता है। मिराल ने आंखें निकाली तो महानूर को मानना पड़ा, जबकि महर चुप ही रही। यार घर कैसे जाएंगे? महानूर फिर से मिनमिनाई, मैसेज करो ना अपने फुरकान भाई को, आकर ले जाएं तुम्हें बाय रोड ही। ट्रेन से जाने के एडवेंचर से थकती नहीं तुम दोनों? मिराल ने शाने बेनियाजी से काम लिया। ठीक है कहती हूँ। मजबूरन ही महानूर ने फुरकान को कॉल करके कह दिया कि उनकी ट्रेन मिस होगी, वो उन्हें बाय रोड लेकर जाए। महर बेचारी कहती रहेगी कि वो फ़िलहाल फुरकान का सामना करने की हिम्मत नहीं रखती, मगर महानूर ने उसकी पहले भी कब सुनी थी। यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी थी, सो दोनों करीबी मार्केट चली हैं। विंडो शॉपिंग के साथ साथ गपशप भी जारी थी। उफ पूछो ही मत, क्या जानदार ड्रामा हुआ। फुरकान भाई के तो बस बेबसी भरे आंसू ही बहने बाकी रह गई थी, और ये मीसनी महर ऐसे रो रो के दुहाइयाँ दे रही थी। एक पल को तो मुझे भी बेचारी की अदाकारी देखकर गश आ गई, और डायलॉग डिलीवरी भी आहा क्या आला थी। फुरकान, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आप स्कूल में ही छन्नों को पसंद करते हैं, इससे छुप छुप के मिलते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हाय। महानूर ने महर की नकल उतारी। पूरी की पूरी साहिवाल की मीना कुमारी लग रही थी तुम। महानूर ने भरपूर कह कहा उछालते हुए महर की कल रात की परफॉर्मेंस पर अपने सलीके से उसे दाद पेश की, जो उसे कतई नहीं भाई थे। अल्लाह करे तुझे भी यूं ही झूठ बोलना पड़े अपने होने वाले रंडवे से। फिर पूछूंगी मैं तुम्हें। महर जल भुनकर खाक हो गई। अल्लाह ना करे हमारी महानूर का शोहर कभी रंडवा हो, इस सूरत में तो हम ट्रिपल एम से डबल एम हो जाएंगी ना। मिराल ने भी भरपूर ड्रामाई अंदाज में एंट्री मारी थी। बिल्कुल मिराल, तुमने तो मेरी आंख खोल दी। वैसे भी फिर हमें हर जुमे के जुमे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। महर के हाथ भी भरास निकालने का अच्छा मौका मिल गया था। वो महानूर के इतने आइडिया से आजिज आ चुकी थी। हल्की फुल्की कॉलेज की शरारतों की हद तक तो ठीक था, मगर ज़ाती ज़िंदगी में ऊट पटांग और महर की नज़र में बहुत हद तक महानूर के वाहियात आइडियाज़ बिल्कुल अनफेयर थे। पहले उसे बेमतलब ही इबाद से बदला लेने की सूझी, और इसके बाद उस पर अमल पैरा होने का उल्टा रास्ता मिल गया था, वो भी महर की शादी की सूरत में। महर के ख्याल में वो इसके भाई से कम खुद महर से बदले निकालने पर ज़्यादा तुली हुई थी। महर की ये राय कल रात के बाद से और भी पुख्ता हो गई। कल रात महानूर के बेतुके प्लान पर चलते हुए वैसी फाश गलती बल्कि गिरी हुई हरकत कर चुकी थी जिस पर पछताने के अलावा मजीद कुछ नहीं हो सकता था। फुरकान कई दिनों से रात को टहलने के लिए छत पर जाता था। उसकी इस आदत को मद्देनजर रखते हुए ही महानूर ने उसे फंसाने की तरकीब निकाली। मौका मिलते ही महानूर ने साथ वाली छन्नों को फुरकान के मोबाइल से मैसेज भेजकर छत पर बुलवा लिया। मोबाइल रखते वक्त वो मैसेज डिलीट करना हरगिज़ नहीं भूली थी। नतीजा रात फुरकान की छत पर जाते ही ज़माने भर की कोठे टपनी के नाम से मशहूर छन्नों भी वहाँ टपकी। चंद सेकंड्स बाद महर भी कोर्स की किताबें उठाए छत की तरफ मिशन कंप्लीट करने की गर्ज से भरी। छत पर पहुंचते ही उसने वो मेलो ड्रामा दोहरा दिया जो महानूर से अजबर करवा चुकी थी, मगर इस सब के बाद महर को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। फुरकान का संजीदा और रंजीदा चेहरा उसके ज़मीर को झंझोर गया था। क्या ये फुरकान के साथ धोखा नहीं था? इस पर इल्ज़ाम तराशी करने से उसके किरदार एतमाद मान को कितनी ठेस पहुंची होगी वो समझ सकती थी। मगर अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। वही घिसा पिटा मुहावरा फिट आ रहा था उसकी हालत ज़ार पर। अगर मिराल और महानूर सुन लेती तो उसे राम दुलारी पिया की प्यारी का ताना दे दे कर मार देती। अब बता भी चुको आखिर ऐसा क्या हुआ था कल। मिराल के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, वो सब्र जो उसने कभी किया ही नहीं था। वल्लाह क्या बताऊं, पूरा का पूरा धमाकेदार सीन था। महानूर ने समा बांधा। फुरकान भाई छत पर खड़े थे, मगर अकेले नहीं थे, उनके साथ ही पड़ोसियों की आवारा छन्नो। बस फिर क्या था, इससे पहले कि वो फुरकान भाई बडोले डालने में कामयाब होती, ऐन मौके पर अपनी शेर दिल महर पहुंच गई और जा लिया दोनों को रंगे हाथों। बस तब से फुरकान भाई सफाइयाँ देने का मौका तलाश करते फिर रहे हैं, मगर अपनी महर फिर की बनी इनसे दूर उड़ती फिर रही है। सारी बात सुन और समझ कर मिराल का खून ही खोल कर रह गया। फुरकान ने महर को इतना बड़ा धोखा दिया? मैं ठीक ही कहती हूँ, ये मर्जात है ही बड़ा फ्रॉड, दोगले धोखेबाज, कभी ना कभी अपनी औकात ज़रूर दिखाते हैं। महर, तुम कभी भी माफ़ मत करना, ऐसे मर्दों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। औरतों के हकूक़ के अलंबरदार बनी मिराल को महर ने आह भर कर देखा। ये सारा फसाद इस महानूर की बच्ची का फैलाया हुआ है। कमीनी का आइडिया था, इनको फ्रॉड के केस में फंसा कर शादी पर आमादा कर लेगी। मुझे इस सारी सिचुएशन में डालने वाली यही है, और अब कहती है माफ़ी के लिए ये शर्त रखो कि वो फ़ौरन से पहले मुझसे शादी कर ले।
बताओ भला, जब फुरकान ने कोई गलती ही नहीं की तो मैं किस बात के लिए माफ़ करूँ उसे? मैं तो ये सोच सोच कर हलकान हो रही हूँ। अगर उसे हमारी साजिश का पता चल गया तो क्या होगा? मेहरबानी की दुहाइयाँ भी अपनी जगह थी। हकीकत का ये रुख जानकर मीराल ने खा जाने वाली नज़रों से महानूर को घूरा। ये बिल्कुल गलत है महानूर, ये फुरकान के साथ धोखा है। मीराल को भी महानूर के इस अमल से सख्त इख्तलाफ हुआ। अस्सलामुअलैकुम। इससे कबल के वो मज़ीद किसी बहस में मुब्तला होती, अपनी पुश्त की जानिब से नमदार होकर सलाम तकरीबन ठोकते हुए अहमद की जानिब मुतवज्जा हुई। कैसी हैं आप सब? वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाइए, यहाँ कैसे? इशारों कनायों में महर और महानूर से ये क्या माजरा है? दरियाफ्त करती मिराल ने अहमद से भी पूछा। दरअसल मैं अपने चंद दोस्तों के हमरा यहाँ आया था, आप लोगों को देखा तो बस यहाँ चला आया। खैरियत, आज आप दोनों अपने गांव वापस नहीं गई? अहमद की वजाहत पर इन तीनों को अचंभा हुआ। आया इतनी मालूमात और फिर इस मालूमात में अहमद की दिलचस्पी कुछ तो गड़बड़ थी, मगर फ़िलहाल उसके मुंह पर वो अपनी सोच का इजहार करने से कासिर थी। क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? आपके वो खला गला कंग हुए उनसे इजाज़त तलब कर रहा था। तीनों ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। हमारी आज की गैदरिंग काफ़ी ज़ाती किस्म की है। महानूर ने बदले हाजिर के तमाम रिकॉर्ड फना किए तो अहमद का चेहरा धुआं धुआं हुआ। इससे पहले कि वो एक्सक्यूज़ करके पलट जाता, मेहरबानों ने उसे रोक लिया। अरे कोई बात नहीं अहमद भाई, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। महानूर की तो दरअसल मजाक की पुरानी आदत है। अहमद तो जैसे इसी मौके का मुंतजिर था, झट कुर्सी घसीट कर बैठ गया। क्या आप खाना पसंद करेंगे? आज हमें मेज़बानी का मौका दे। मिराल भी कुछ कम न थी, अदाब मेज़बानी दिखाती उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, बल्कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से, आप कुछ भी ऑर्डर करें। अहमद ने मुस्कुराते हुए तकल्लुफ़ से काम लिया, जबकि ये मेहरबानियाँ महानूर की समझ में तो कतई नहीं आ रही थी। ऐसे कैसे? आप हमारे मेहमान हैं, ट्रीट तो हमारी तरफ से ही होगी। मिराल बजिद हुई तो अहमद को हथियार डालने पड़े। कोक और बर्गर से लुत्फानंदोज़ होते हुए अहमद कनखियों से महानूर और मिराल अहमद को देख रही थी। महानूर के लिए उसके जज्बात मिराल वाज़ेह महसूस कर चुकी थी। मुस्तकबिल में महानूर की दुर्गत बनाने के लिए अच्छा मौका हाथ आ गया था, इससे फ़ायदा क्यों ना उठाती। अहमद से हल्की फुल्की गपशप अब भी जारी थी। वैसे कहीं मंगनी वगैरह हुई है आपकी? मिराल ने बातों बातें में मौज़ूद गुफ्तगू अपनी मंशा की जानिब मोड़ दिया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल टिश्यू पेपर से हाथ पूछते हुए उसने एक तिरछी सी नज़र महानूर पर डालकर अहमद बोला, वाह ये तो अच्छी बात है। मेरा मतलब है अब मंगनी कर लेनी चाहिए आपको। मिराल ने मुंह से निकली बेतुकी बात को संभालना चाहा। जी ज़रूर, अहमद ने बस इतना ही कहा। वैसे महर की मंगनी महानूर के भाई से हो चुकी है, बल्कि अभी कुछ ही दिनों में शादी है इसकी। यही नहीं, महानूर की मंगनी की भी बातचीत चल रही है। इसके घर वालों ने तो सोच रखा है, जो पहला मुनासिब उम्मीदवार मिला कुर्रा उसी के नाम निकल आएगा। गोग का बड़ा सा घूंट भरती मिराल महानूर को पहलू बदलने पर मजबूर कर गई। महर ने भी तशवीशनाक नज़रों से मिराल को देखा। आया वो मुबालगा आराई से काम क्यों ले रही है? दूसरी जानिब अहमद के चमकते धमकते चेहरे की जोत बुझ चुकी थी। मुबारक हो महर, वो बोला तो बस इतना ही। इसके बाद मिराल के लाख मना करने पर भी बिल उसने ही दिया और उनकी कंपनी पर उनका शुक्रिया अदा करता वहाँ से रुखसत हो गया। वैसे ज़बान का पक्का नहीं है मानूर, पहले मेरी मेज़बानी कबूल कर ली, फिर खुद मेहमानदारी करके चलता बना। मिराल के कॉम्प्लीमेंट पर महानूर ने कच्चा चबाने वाली निगाहों से घूरा। बर्गर का आखिरी टुकड़ा मुंह में तकरीबन ठोंसा। इसके औसाफ तुम महानूर पर क्यों वाजे करना चाहती हो? महर ना समझी के आलम में पूछने लगी। देखा नहीं तुमने महानूर में कितनी दिलचस्पी दिखा रहा था? मुझे तो लगता है महानूर के लिखे गए रुके लड़के के दिल का चैन चुरा गए हैं। वो तो यही समझ रहा होगा वो सब कुछ महानूर उसके लिए लिखती रही है, और अच्छा है ना, इसी बहाने महानूर भी ठिकाने लग जाएगी। मिराल का तज्जिया बड़ा जानदार था। क्या मतलब ठिकाने लग जाऊंगी? महानूर ने दान खिचखिचाया। लिख कर रख लो, बहुत जल्द अहमद के लिए तुम्हारा हाथ मांगा जाएगा और तुम बखुशी हामी भरोगी। मिराल ने नजूमी बने पेशन गोई की। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? महर को यकीन नहीं आया। लोगों के बारे में मेरी राय कभी गलत नहीं होती, तुम दोनों जानती हो। वैसे भी देखा नहीं था कैसे महानूर के दीदार से फैज़याब हो रहा था कमीना। मिराल को अपने इल्म नजूम पर बड़ा नाज और एतमाद था। दीदे फाड़ फाड़ के घूरना कहते हैं इसे। महानूर ने अपनी जानिब से उसकी तस्दीक की कोशिश की। हाँ, इस सूरत में अगर सामने वाला वेला नकम्मा आवारा बदमाश गली का लोंडा हो। मगर अहमद तो बिल्कुल हीरो जैसा है, और हीरो हमेशा दीदार ही करते हैं। हीरो के पास हीरोइन को देखने का लाइसेंस होता है ना, आखिर को कहानी का हीरो है। मिराल ने सारी सिचुएशन से खूब ही लुत्फ लिया। वैसे कमीना मत कहो मिराल, तुम्हारा होने वाला दूल्हा भाई है। महर ने भी लुकमा दिया। ही। महानूर ने उन्हें चिढ़ाने वाले अंदाज में बतीसी दिखाई। दोनों ने ही उसे खातर में नहीं लिया था। महजूज कुन सी मुस्कुराहटें उछालती रहीं। फुरकान उन्हें वापस लाया था, मगर उससे तमाम रास्ता कोई बातचीत नहीं हुई। रात को वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आंगन में बेजी के पास जा रही थी, जब सामने से नमदार होकर फुरकान ने उसका रास्ता रोक लिया। रास्ता छोड़ें, कोई देख लेगा। चोर सा होकर मेहरबानों ने बहाना घड़ा। महर, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारे एतबार को ठेस पहुंचे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा यकीन करो। मैं कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच नहीं सकता।
फुरकान ने बार बार दोहराई गई वजाहत फिर से दोहरा दी। कर लिया यकीन। इस बार मेहर का जवाब साबका रवैये से हटकर था। फुरकान को लगा जैसे उसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। खुशी से उसका चेहरा तमतमाने लगा। मगर इस यकीन को बनाए रखने के लिए आपको सबूत देना ही होगा। मेहर मजीद गोया हुई तो वो ठटका। कैसा सबूत? खुश्क होते लबों पर ज़ुबान फेरते हुए दरियाफ्त किया। आपको इसी माह चांद की आखिरी तारीख पर मुझसे निकाह करना होगा। मेहरबानों की अगली बात पर वो भौंच कर रह गया। मगर ये कैसे मुमकिन है मेहरबानों? शादी तो बहरहाल हमारी होगी ही, फिर इतनी जल्दी क्यों है? फुरकान परेशान दिखाई दिया तो मेहरबानों ने चेहरे के तासरात पर मजीद बेकली और उदासी का सिंगार किया। देखिए फुरकान, मंगनी की हैसियत बहुत सानवी सी होती है। आप किसी वफा और बेवफाई वगैरह का हक नहीं जिसा सकते। मगर निकाह एक मजबूत बंधन है। मैं इस रिश्ते में फ़ौरन आपसे बन जाना चाहती हूँ ताकि मुझे यकीन हो सके आप सिर्फ मेरे हैं। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसने जिन जज्बात लुटाती नज़रों से फुरकान को देखा, उसका काम तो वहीं तमाम हो गया था। फिर अगली सुबह मेहरबानों और फुरकान की शादी की तारीख समेत तलू हुई। बच्चों की शादियों के लिए कब से मुतमन्नी बेजी ने फुरकान के मुंह से ब्याह की फरमाइश सुनते ही उसके हक में ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वो डट गई कि फुरकान की शादी होकर ही रहेगी। पर अभी मेहरबानों और महानूर के पर्चे भी शुरू हो रहे हैं। तैयारी कैसे मुकम्मल होगी? ताई जी ने भी नुक्ता उठाया, मगर बेजी ने सब मुझ पर छोड़ दो कहकर उन्हें भी चुप करवा दिया। खैर, खबर सुनते ही एक ज़ोरदार भंगड़ा डालने के बाद महानूर ने यह खबर फ़ोन पर मिराल को सुनाई तो मारे खुशी के वो भी उछल पड़ी। आखिरकार हम तीनों सिंगल्स में से किसी का स्टेटस तो बदल गया। वैसे ये मेहर कहाँ है? उसे फ़ोन दो ना, मैं जल्दी से मुबारकबाद दे दूँ। मेहरबानों मुंह सजाए बैठी है। उन्हें लगता है वो मेरे भाई के साथ सख्त ज्यादती कर रही है। बंदा पूछे, ब्याह तो होना ही था, फिर केड़ा जुल्म। महानूर जली बली बैठी थी। वैसे मेहर कह तो ठीक रही है, झूठ की बुनियाद पर फुरकान भाई से ऐसा काम करवाना अच्छा नहीं है। शादी मोहब्बत से की जाती है, मगर यहाँ पर अपने मतलब के लिए हम फुरकान भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं। मिराल भी मेहर की हिमायत में बोली थी। अच्छा ठीक है, मान लिया गलत है, मगर यकीन करो एक बार मेरा बदला पूरा हो जाए बस किसी तरह, फिर मैं खुद फुरकान भाई को सारी बात बताकर उनसे माफ़ी मांग लूँगी और मेहर को भी मजबूर करने जैसा जुर्म भी कबूल कर लूँगी। मगर तब तक जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, मिराल ने इतना ही कहा। अच्छा तुम अपनी तैयारी कर लो, अच्छे से स्टाइलिश और मॉडर्न लिबास रखना, यहाँ पहुँचने की तैयारी करो बस। महानूर ने कहा तो मिराल ने अच्छा ठीक है कहकर कॉल कर दी और खुशी से अम्मा अब्बा को इतला देकर उनसे इजाज़त जाने की इजाज़त लेने चल दी। मिराल को लेने के लिए बेजी खुद मेहरबान और महानूर के साथ आई थी। मिराल के वालिदैन उन्हें अपनी माँ की तरह ही समझते थे, इसलिए इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बखुशी मिराल को जाने की इजाज़त मिल गई। ड्राइवर और गाड़ी उनके मुंतजिर थे। दोपहर का खाना खाकर वो सब लोग वापसी के लिए निकले। गाड़ी साहिवाल की कच्ची पक्की सड़कों पर से गुजरते हुए हवेली पहुंची थी। कितने सालों बाद मिराल अपनी धरती अपने गांव वापस आई। उसकी खुशी दीदनी थी। हवेली पहुंचने तक शाम के साए ढल चुके थे। फर्दन फर्दन सबसे मुलाकात हुई। मेहर की अम्मा जी ने वो बचपन ही से मेहर की देखा देखी अम्मा ही बुलाया करती थी, आज भी उससे वैसे ही शफ़क़त से मिली। तायाबा वहीद और चचा शिराज भी उधेर उम्र को जा पहुँचे थे। शहर के शोर और हंगामों से दूर गाँव के पुरसकून फ़िज़ा में आकर मिराल बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, मगर उसकी नज़रें मुसलसल इस तरह कैफियत में किसी की तलाश में थी। वो वही जिसके चक्कर में वो यहाँ आई थी, उसका सिरे से कुछ अता पता ही नहीं था। वो मेहर के कमरे में फ़्रेश होने चली आई। थोड़ी देर बाद अम्मा ने खाना लग जाने का पैगाम भिजवा दिया। खाने की मेज़ पर उसे पहुंचकर अंदाज़ा हुआ। अम्मा ने मेन्यू तैयार करते वक्त उसकी पसंद का ख़ास ख्याल रखा था। वही गुड़ वाले चावल जिनकी इश्तिहा में इस खुशबू से वो बचपन में भी उनके यहाँ खींची चली आती थी। फिर अम्मा अपने हाथों से निवाले बना बना कर उसे खिलाती। वो कुर्सी घसीट के बैठ गई। खाने की मेज़ पर सभी मौजूद थे, मगर अब्बास हनूस गायब था। भुना हुआ देसी मुर्ग और तनूर की रोटी देखकर मिराल की भूख मजीद चमक उठी। सो सबके साथ डट कर खाना खाया। वाह अम्मा, आज भी लाजवाब जायका है आपके हाथ में। वैसे कुछ मेहर ने भी सीखा है आपसे, या फिर बेचारे फुरकान भाई के मैदे का इम्तिहान बनने वाली है? तारीफ के दौरान मिराल ने मेहर को भी बीच में घसीटा तो वो उसे घूरने लगी। मिराल ने तो अम्मा की दुखती रग को छेड़ा था, वो फ़ौरन शुरू होगी। कहाँ ध्यान देती है ये दोनों इस तरफ? कह कह कर हलकान होगी। मैं के कुछ घरदारी सीख लो, मगर मुलाजमों के दम पर ऐश है इनके, मजाज है जो हिल कर दे जाए। चलो खैर है, ब्याह होगा तो गले पड़ी खुद ही बजा लेंगी। वैसे ये तो सच है अम्मा, ये दोनों ही हैं बहुत नकम्मियाँ। खैर इनको छोड़े, पता है आपके हाथ के पराठे, उफ, इनका तो पूरे साहिवाल क्या फैसलाबाद में भी कोई मुकाबला नहीं है। ये मेहर और महानूर से मिन्नतें कर कर के यूनिवर्सिटी में मंगवाती थी मैं, वरना इनके नखरे तोबा तोबा। मिराल ने शिकायतें करते हुए कानों को हाथ लगाए। साथ इन दोनों को भी टेढ़ी नज़रों से देखा। जो हमारी बिल्ली हम ही कमियाओं का पैगाम देती, आंखों से उसे ही तके जा रही थी। काश अम्मा मैं भी वैसे खस्ता पराठे बना सकती, उसने यूं ही जज्बाती होकर कहा। मगर मैं तो पंजे पंजे झाड़ कर पीछे पड़ गई। बस अम्मा मिराल को पराठे बनाना सिखाएं हर हाल में। देखे बेचारी को कितनी हसरत है सीखने की। वैसे भी आपसे अच्छा शेफ़ यहाँ नहीं मिलेगा खाना पकाना सीखने के लिए। बस मिराल तुम सुबह से पराठे बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दो।
महर के इतने इसरार पर अम्मा तो तैयार हो ही गई। मिराल भी बेचारी बुरी फंसी, इनकार न कर सकी। सारी एफिशिएंसी गले आ पड़ी थी। हाँ भाई, सुबह बनाने हैं पराठे, इसी बहाने हमारे मुंह का जायका भी बदल जाएगा। ताया अब्बा वहीद ने पहली बार मुदाखलत की। बिल्कुल बिल्कुल, चचा शहराज ने भी इसी हक में वोट दिया। सबके ख्याल में तो न जाने मिराल पराठे बनाने के लिए कितनी मरी जा रही थी। अलबत्ता मरी तो वो ज़रूर जा रही थी, मगर इस मुसीबत से बचने के लिए कमीनियों इतना बुरा फंसाने की क्या ज़रूरत थी। ज़रा सा मजाक ही किया था। कमरे में आकर वो इनके सर हुई। हमने तो नहीं कहा था पंगा लो, अब खुद ही कारनामे किया है, अंजाम भुगतो। महर ने नाइट ड्रेस निकालते हुए लापरवाही से शाने झटक दिए। अब इस मामले में उसकी मदद नामुमकिन थी। सुन्नत जितन अगली सुबह किचन में घुसी। वो अम्मा जी से पराठों की गुलाई सीखती रही। कल रात तीनों महर के कमरे में उसी के बेड पर ही सोई थी। सुबह सवेरे मिराल की आंख खुली तो अपनी टांग पर भारीपन का एहसास हो जागा। कमर हटाकर देखा तो महानूर की टांग थी, जो बेसुध हुई पूरे पलंग पर फैली गहरी नींद सो रही थी। उसे शदीद जब चढ़ी। मेहमान की घरदारी में फंसाए खुद दोनों महारानियां बनी सो रही थी, मगर चारों नाचार उसे अम्मा के बताए गए वक्त पर किचन में पहुंचना ही पड़ा था। और अब सारी मुशक्क़त से नंबर आजमा होने के बाद वो सबके साथ नाश्ता कर रही थी। उसके पराठे की तारीफ ताया और चचा ने भी की थी, यहाँ तक कि बेजी ने भी शाबाश दी। वैसे कमाल है ना, मक्खन के पराठे खाकर भी आप लोग कितने फिट हैं, जबकि शहरों में तो लोग डाइटिंग कर करके मरने वाले हो जाते हैं। ये नहीं खाना, इसमें इतनी कैलोरीज है, वगैरह वगैरह। मगर फिटनेस फिर भी मफकूद। मिराल ने यूं ही तबसरा किया। सुबह सुबह मक्खन का पराठा आम के अचार के साथ खाकर जी खुश हो गया था। साथ ही शहर की वो रूखी फीकी ब्राउन ब्रेड भी याद आई, जिसे हर रोज़ नाश्ते में देखकर भूख ही मर जाया करती थी। गांव और शहर का मुवाजना करना बिल्कुल अहमकाना बात होगी मिराल। दोनों की फितरत एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है। अब अगर इस पर मुबाहिसा शुरू हुआ तो कई नुक्ता एतराज़ उठेंगे। इसलिए तुम लस्सी पियो और इन सौगातों का लुत्फ उठाओ। इतना ज़्यादा मत सोचो। अभी नाश्ते की मेज़ पर आ मौजूद हुए फुरकान ने जवाब दिया। अरे वाह फुरकान भाई, आप तो बड़े हैंडसम हो गए हैं। उस पर ही नज़र डालते मिराल ने तारीफ़ की थी। जवाब में वो हल्का फुल सा मुस्कुरा दिया। मिराल ने सर तपा फुरकान का बगौर जायजा लिया। ब्लैक जीन्स पर वाइट टी शर्ट, आंखों पर वही नफीस नज़र का चश्मा जो उस पर बेहद जच रहा था, गंदमी रंगत पर बिखरी लाली और महर की तलाश में उसकी भटकती नज़रों की चोरियाँ। वो महर नाश्ता करके जा चुकी है ऊपर अपने कमरे में। दरअसल आप दोनों की शादी की तारीख तय हो चुकी है, इसलिए आप दोनों की मुलाकात पर पाबंदी है। मिराल ने इतला पहुंचाई। और किसने लगाई है ये पाबंदी? रजिया फुरकान के लिए नाश्ता लगा कर चली गई तो उसने पूछा, कौन लगा सकता है? मिराल ने शाने उचकाए। अंदाज यूँ था गोया बूझो तो जाने। बेजी, उसने कुछ सोचते हुए अंदाज़ा लगाया। बिल्कुल, वही चुपचाप सी बैठी महानूर ने उसके अंदाजे की तस्दीक की थी। बेजी इस वक्त तिलावत में मसरूफ़ थी। ताया और चचा शिराज भी ज़मीनों पर जा चुके थे। अम्मा भी किचन में जाकर दोपहर का मेन्यू डिसाइड कर रही थी, जबकि हाल में वो तीनों ही बच्चे थे। मिराल ठंडी ठाड़ लस्सी पी रही थी। फुरकान नाश्ता कर रहा था और महानूर इन दोनों पर पहरा दे रही थी। मुबादा महर की बातों में आकर मिराल फुरकान को कुछ बता ही न दे। वैसे फुरकान भाई, गुजरे सालों में बहुत कुछ बदल गया है ना? मिराल फुरकान से लंबी गपशप के मूड में नजर आती थी, जबकि फुरकान भी बराबर रिस्पांस दे रहा था। साथ साथ आमलेट पर हमला भी जारी था। हमारे कद काठ और नए नक्श के अलावा कौन सी तब्दीली नजर आ रही है तुम्हें यहाँ? महानूर को उनकी बैठक खल रही थी। वो जल्द अज जल्द उनकी गुफ्तगू में खलल डालकर मिराल को वहाँ से उठाना चाहती थी। बहुत सी तब्दीलियाँ नजर आ रही हैं। गाँव में बनने वाला बिल्कुल किसी शहर के इंग्लिश मीडियम जैसा नया स्कूल, गैस की सहूलत और रास्ते में लगा साफ पानी का फिल्टर, यानी गाँव का नक्शा ही बदला हुआ है। कल यहाँ आते हुए रास्ते में तरक्याती कामों पर मिराल ने गहरी निगाह रखी थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये सब कुछ अब्बास की मेहनत का नतीजा है। उसने गाँव के लिए बहुत कुछ किया है। सब उसी की काविशों की बदौलत मुमकिन हो सका है। फुरकान ने खुले दिल से अब्बास की तारीफ की तो महानूर का कलेजा छलनी हुआ। इसमें क्या कमाल बात है? वो पिंड का नाजिम है, पिंड के लंबरदार का बेटा है, उसकी जिम्मेदारी थी ये सारे काम। एहसान तो नहीं किया। फुरकान ने नाश्ता ख़त्म करके टिशू से हाथ पोंछते हुए बहन की तंग दिली को मुलाहिजा किया, फिर गला खंगारते हुए बोला, पिछली दफ़ा अब्बास इलेक्शंस में खड़ा हुआ था और ये लोगों का उस पर एतमाद ही था कि वो नुमाया हदफ से कामयाब हुआ। उसने लोगों के इस एतमाद को बरकरार रखते हुए गांव में बहुत से तरक्याती काम सर अंजाम दिए हैं। पिछले नाज़िम की तवज्जो सिर्फ अपनी चमक धमक पर थी, मगर अब्बास ने अपनी ज़ात को पसे पुश डालकर दिन रात गाँव के लिए मेहनत की है। बच्चों के लिए यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करना बच्चों का खेल तो नहीं था, ना ही पूरे गांव को साफ पानी मुहैया करने की स्कीम पर अमल करना मामूली बात थी। हद तो यह है औरतों की ज़िंदगी को सहल बनाने में भी उसने बड़ा काम किया, वरना लकड़ी का चूल्हा भोंकना कोई आसान काम है। अच्छे अच्छों के होश ठिकाने लग जाते हैं। इस दफ़ा भी अगर वो इलेक्शन में कामयाब रहा तो सड़कें पक्की करवाने और लोड शेडिंग से निपटने का भी वादा किया है उसने, और मुझे यकीन है अवाम उसे ही चुनेगी जो हक सच के साथ है। फुरकान ने बड़ी फुर्सत से अब्बास की तारीफ में इनकलाबे मुलाए थे। मिराल को मुतासिर होते देखकर महानूर के तासुरात मजीद बिगड़े। वाकई काम तो काबिल दीद और काबिल तारीफ़ है। ऐसे ही हुक्मरान मिले तो काम अवाम ज़रूर पार लग जाएगी।
उसी वक्त महर चाय लिए अंदर चली गई। तुम इधर किधर? बेजी ने क्या कहा था याद नहीं? याद है, मगर फ़िलहाल बेजी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम भूल जाओ कि मैं फुरकान से पर्दा वर्दा करूँगी। महर ने सारे लिहाज बलाए ताक रखे तो फुरकान की नज़रें भी उसके चेहरे पर जम सी गई। वैसे शादी की शॉपिंग के बारे में क्या ख्याल है? महानूर ने मौजू बदला। वैसे भी अब्बास की तारीफ अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ऐसा कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं है, जहेज़ वगैरह का सीन तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी पिछले साल ही पूरा कमरा रेनोवेट करवाया था, सारा फर्नीचर भी बदल दिया था, इसलिए इस झंझट में पड़ने से मैंने सबको मना कर दिया है। तुम लड़कियों ने अपनी शॉपिंग करनी है, इसके लिए खुली छूट है, जितनी चाहे कर लेना, मगर महर शादी का जोड़ा सुर्ख रंग का ही होना चाहिए। उसकी इस फरमाइश पर तो महर खुद भी खिलकर गुलाब ही होगी। मिराल और महानूर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट रक्सा थी। हमारी शॉपिंग भी खासी लंबी चोरी है, दिन बहुत कम है और लिस्ट बहुत लंबी। आज संडे था, इसलिए हम घर पर हैं। कल से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, 5 दिन तो पेपर्स देते ही निकल जाएंगे। हमें एक भी दिन रेस्ट वेस्ट नहीं करना। शादी में वैसे भी बहुत कम दिन बचे हैं, बस आप हमें आज ही मार्केट ड्रॉप कराएं। महानूर ने फटाफट प्रोग्राम तरतीब दिया। एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई तो बुरा होगा तुम्हारे साथ, अभी तो अय्याशियों की फ़िक्र है, पढ़ाई की नहीं। फुरकान ने उन्हें वार्न करना चाहा। इतने भी नालायक नहीं कि एक दिन के हर्ज से फ़ेल हो जाएं। आप फ़िक्र ही ना करें, बस गाड़ी निकाले और ड्रॉप करें, वापस हम खुद ही आ जाएंगे जैसे पहले आते हैं। महानूर ने उसे तसल्ली दी तो वो मान गया। चलो ठीक है, जाकर जल्दी से बेजे की इजाज़त लेकर आओ और तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। थोड़ी देर में तैयार होकर वो तीनों इजाज़त और बमा नकद रकम घर से निकल आई। हमेशा से मेरा दिल चाहता है शॉपिंग के लिए ब्लैंक चेक मिले मुझे, मैं शॉपिंग करती चली जाऊँ, मगर पैसे ख़त्म ना हो किसी तरह। महानूर को ख़रीदारी की बड़ी लत थी, जबकि बेजी फजूल खर्ची के लिए 1 टका भी नहीं देती थी। इसी वजह से मेरे भाई ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है। पता था उसे तुम उसका दिवालिया निकाल कर ही दम लोगी। वो तीनों पिछली सीट नशिस्त पर बराजमान सरगोशियाँ कर रही थी। फुरकान ड्राइव कर रहा था, फ्रंट सीट पिरान थी। जिस वक्त फुरकान की GLI घर के गेट से निकली, एन उसी वक्त स्याह मर्सिडीज़ हवेली के अंदर दाखिल हुई। क्या शानदार गाड़ी है! मिराल का दिल तो गाड़ी में ही अटक गया। उसके सवार को गो के वो देख नहीं पाई थी। मरो मत, ये हमारे मुश्तरका दुश्मन की कार है, महानूर ने टोका। है मिराल वाकई नहीं समझी, मेरे भाई की गाड़ी है। महर ने फखरिया गर्दन अकड़ाई। हाँ, गया हुआ था इसका भाई 3 दिन से लाहौर की लड़कियां ताड़ने, ताड़ू कहीं का। महानूर ने हनकारा भरते हुए उसकी मालूमात में इजाफा किया। ओह अच्छा, मिराल ने समझते हुए सर हिलाया। मिराल, तुम भी इसकी बातों में आ रही हो, पता है ना तुम्हें पड़ले दर्जे की झूठी लड़की है ये, और मेरे भाई के बारे में तो मुबालगा आराई की हद कर दी है इसने। महर बानो ने फ़ौरन सफाई दी। बेफिक्र रहो महर, इसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चल चिल करो तुम, मिराल ने उसे तसल्ली दी। दुश्मनों की तरफ मत झुको, अपना मकसद याद रखो। उनके इधादे राय पर महानूर एक मरतबा फिर तड़पी। इतनी वधिया किस्म की कार वाला बंदा तुम्हारा ही दुश्मन हो सकता है, मिराल ने तकरीबन उस पर लानत भेजने वाले अंदाज में कहा। कितनी कमीनी हो वैसे तुम। वो सब्र का घूंट भर के रहेगी। तुम्हें अब तो कोई एतराज़ नहीं है ना महर? भरोसा करती हो मुझ पर? महर का हाथ नरमी से पकड़ते हुए फुरकान ने शॉपिंग के दौरान उससे पूछा था। मिराल और महानूर ज्वेलरी कॉर्नर में थी, जबकि वो दोनों शादी के रोज़ के लिए लहंगा पसंद कर रहे थे। महर के ज़मीन ने बड़े ज़ोर से उस पर कोड़े बरसाना शुरू किए। इतना भरोसा करने वाले चाहने वाले शख्स के साथ वो बिल्कुल बचकाना खेल खेल रही थी, वो भी महानूर की बातों में आकर, जो ज़िंदगी में किसी भी बात को कतई सीरियस से लेना गवारा नहीं करती थी। कुछ तो कहो। फुरकान उसके जवाब का मुंतज़िर था। आप बहुत अच्छे हैं फुरकान, मुझे आप पर भरोसा है। इस सब में मेरी ही गलती है, दरअसल मैंने ही इसने ही आप पर भरोसा ना करके गलती की है। महानूर ने पीछे से बरामद होते हुए बर वक्त बात संभाली। महर चुप सी रह गई। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए था। माजी की एक गलत फहमी ने हम दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया है। फुरकान ने महर का हाथ आहिस्तगी से छोड़ते हुए उन्हें सब कुछ पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ने का कहा। बिल्कुल, जो हुआ अच्छे के लिए था। मिराल ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। अरे छोड़ें सब कुछ, लहंगा फाइनल करें ना, कुछ पसंद आया? महानूर ने चोर सा होकर हालात हाजरा की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई। तो लहंगे की तलाश फिर से शुरू हुई। बड़ी तलाश के बाद आखिरकार एक जोड़े पर चारों का इत्तेफाक हुआ। आधा दिन इसी में निकल गया। उन्हें शदीद भूख ने सताया तो फुरकान उन्हें लंच कराने मैकडोनल्ड ले गया। फुरकान काउंटर पर ऑर्डर वसूल कर रहा था। वो तीनों बैठी शॉपिंग के मजीद प्लान्स तरतीब दे रही थी। मिराल की नज़र सामने वाली टेबल पर बैठे उसी जानिब देखते अहमद पर पड़ी। महानूर बीबी, लगता है लड़का पीछा कर रहा है आपका। कौन लड़का? महानूर ने घबरा कर मिराल की नज़रों के ताक़ुब में देखा। सामने ही अहमद बैठा मुस्कुरा रहा था। हाय अल्लाह, ये कहाँ से टपक पड़ा। फुरकान भाई साथ हैं, कहीं पिछली बार की तरह फिर से यहाँ ना आ बैठे। महानूर ने फ़ौरन पहलू बदला, साथ ही घबराई। फिक्र ना करो, मुंडा समझदार है, वो फुरकान भाई को हमारे पास देख चुका है। भोले बिसरे भी टांगे तुड़वाने यहाँ नहीं आएगा। मिराल मुतमिन थी। महर इनकी बातें सुन रही थी। लंच करके वो जल्दी ही वहाँ से निकल आई, क्योंकि अहमद मुसलसल वहाँ बैठा रहा था। तुम सुबह मेरे डिसेंट से भाई को ताड़ू बोल रही थी। तुम असल तारू किसे कहते हैं? आज पता चला किस तरह मुसलसल टक्कर टक्कर देखे जा रहा था अहमद तुम्हें। मेहरबानों ने हिसाब चुकता करना चाहा।
हाँ, तो अहमद की पर्सनैलिटी भी किसी तरह तुम्हारे भाई से कम नहीं। स्याह पैंट कोट में कितना डैशिंग लग रहा था। महानूर की ज़ुबान फिसली। जिस तरह इन दोनों ने समझदार बनते हुए सर हिलाए और मामला समझने की अदाकारी की, वो पछताई मगर अब कहीं से मुकरना मुमकिन नहीं था। फुरकान सारी शॉपिंग में उनके साथ साथ रहा था। घर पहुंचने तक अंधेरा फैल चुका था। आते साथ ही ताया अब्बा ने भरपूर क्लास ली और आइंदा जल्दी वापस आने की ताकीद के साथ उन्हें बख्श दिया। सारी जान छूटने पर शुक्र अदा करते अपने अपने हुजरों में मुंतकिल हो गए। अम्मा और बेजी को अपने कमरे में ही सारी शॉपिंग दिखाकर दाद वसूल कर ली गई थी और अब वो थकी हारी बिस्तर पर ढेर थी। मिराल के मोबाइल की बीच बजी तो वो अब्बा का नंबर देखकर बात करने आंगन में चली गई। उन्हें अपना मुकम्मल हाल अहवाल सुनाने के बाद फ़ोन बंद करके वो वापस पलटी तो ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे ही रह गया। कोई बड़ा सा लोहे का गेट फलांग कर अंदर घुस आया था। लंबे चौड़े नौजवान ने चेहरे के गिर स्याह कलर का स्टॉलर लपेट रखा था। काले रंग के कुर्ता शलवार से हम रंग स्याह रंग के ही जूते पहन रखे थे जो उसके चलने पर ज़रा भी आवाज़ पैदा नहीं कर रहे थे। मिराल को ताया अब्बा की शाम की जाने वाली तमाम तर होलनाक बातें यकलख्त याद आने लगी। घर में चोर घुस आया था और अब उससे मिराल को अकेले ही निपटना था। डंडे की तलाश में यहाँ वहाँ निगाह दुराई मगर मायूसी हुई। इर्द गिर्द ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसकी मदद से वो अपना दिफा कर पाती। वो काला डाकू भी उसे देख चुका था और अब दबे पाँव चलता उसी के करीब आ रहा था। मिराल को शिद्दत से अपने दिफा के लिए किसी हथियार की ज़रूरत थी। उसने चिल्लाने के लिए लब खोले ही थे कि अचानक दिमाग में नया ख्याल उजागर हुआ। बस फिर क्या था? उसने आओ देखा ना था। वो 14वीं रात की चांदनी में अपनी नई नकोर सैंडल उतार कर नौवारिद का निशाना लेकर दे मारी। हाई हील सामने वाले के सीने पर दर्द की लहरें छोड़कर ज़मीन बोस हो गई। अब्बास अभी पहले हमले पर ही बुखलाया हुआ था कि मिराल ने दूसरा सैंडल भी तान लिया, मगर दूसरे बार की जद में आने से पहले ही अब्बास फुर्ती से आगे बढ़ा और अगले ही लम्हे उसकी कलाई से थाम कर उसे चिल्लाने का मौका दिए बगैर मजबूती से उसके होंठों पर हाथ जमा दिए। मिराल उसके कब्जे में आकर पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। जूता हाथ से गिर चुका था। अब वो सहमी हुई नज़रों से सामने वाले की गुस्से से सुर्ख होती आंखों से निकलते शोलों को देखती और लरसती जा रही थी। ये क्या पागलपन है? इतनी बदतमीजी! अकल वकल है कि नहीं? हो कौन तुम? उसकी आंखों की तरह लहजे से भी आगू निकल रही थी। जवाबन मिराल ने डरते डरते आंखों ही आंखों में उसे अपने होंठों पर जमे हाथ हटाने का इशारा किया। उसने गहरी सांस खारिज करते हुए मिराल को अपनी शिकंजी से आज़ाद किया। कौन हो तुम? उसकी कैद से रिहाई पाते ही हिकलाते हुए मिराल ने उससे उल्टा सवाल किया। अब्बास शिराजी। वो चबा चबा कर बोला तो मिराल को लगा असल मायनों में उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वो उसे अपनी सफाई देना चाह रही थी मगर उसकी गोया सलब होकर रह गई। मुंह खुला था पर अल्फाज गए। अगर उसके ये ताज़ा ताज़ा करतूत महानूर को पता लग जाते तो वो तो उसे कच्चा ही चबा जाती। यहाँ आने का सारा तरद्दुद मिराल का बेकार जाता नजर आ रहा था। उसके हाथ से जूता खाने के बाद अब्बास कम अज़ कम उसके इश्क का सीन नहीं होने वाला था। ये तो जैसे अब तय हो चुका था। खैर ये सारी बातें बात की थीं। फिलहाल तो उससे निमटना ही दोबर हो रहा था। गूंगी तो बहरहाल नहीं हो। अब्बास मजीद आग बगोला हुआ। मैं दरअसल महर की वो दोस्त। मिराल बदिक्कत इतना ही बोल पाई। ओ अच्छा। अब्बास के लिए इसका नाम ही काफ़ी था। वो हर वक्त उठते बैठते महर और महनूर के मुंह से इसका नाम सुनता रहता था। यूँ भी बचपन की कुछ यादें अब तक ताज़ा थी। उनके घर साथ साथ थे। अक्सर एक दूसरे के यहाँ आना जाना हुआ करता था। अब्बास ने सर तपा उसके बगौर देखा। वो नंगे पाँव शबनमी फर्श पर खड़ी थी। सफ़ेद कुर्ता, काली जीन्स, गले में झूलता दुपट्टा जिसे अब वो दुरुस्त करके सीने पर फैला रही थी। अनजाने से खौफ से थरथराते उसके पंखरी होंठ अपनी हरकत पर नादम से अपनी बड़ी बड़ी पलकें झुकाए वो खड़ी थी। उसके गाल तक तमतमा रहे थे। इतनी बड़ी हो गई हो? वो हंकारा भरते हुए बोला। मिराल ने एक चोर सी नज़र दाढ़ी में संजीदी से भिंचे उसके लबों पर डाली। तुम्हारे यहाँ सालों बाद हमसायों से मुलाकात हो तो इसका इस्तकबाल जूतों से किया जाता है क्या? उसके होंठों की तंजिया जुम्बिश पर मिराल पानी पानी होगी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं। आबादी रात को चोरों की तरह घर में घुसेंगे तो कोई भी मासूम लड़की डर जाएगी। वो अपने दिफा में बोल ही पड़ी। वाह तुम्हारी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। अगले ही पल फिजा में अब्बास का कह कहा गूंजा। यानी चोर तो निहत्था ही तुम्हारे घर में घुस आया है और तुम्हारे धोधारी तेज तरार सैंडल के 2 बार खाकर वहीं चित हो जाएगा, या तुम्हारी इस सुपर पावर के जलवे देखकर खौफ से उल्टे पांव भाग खड़ा होगा। अभी तक तुम बच्चों की डाइजेस्ट पढ़ती हो क्या? वो मुसलसल तंज कर रहा था। मिराल के तेवर भी बिगड़े मगर कुछ बोलने के लिए लब थे कि खुलने का नाम ही नहीं ले पा रहे थे। कुछ शर्मिंदगी के मारे भी उस पर घड़ों पानी पड़ चुका था। वाकई कितनी अहमकाना हिकमत अमली अपनाई थी उसने। अब्बास पर उसका पहला इंप्रेशन ही बिगड़ चुका था, इसलिए मजीद मुंह बंद रखने में ही आफियत जानी। कुछ यूँ भी उसकी बारोब किस्म की शख्सियत ने जहन मफलूर सा कर दिया था। यानी मोहतरमा से इतना भी नहीं हो पा रहा कि अब अपनी गलती तस्लीम करके माफ़ी ही मांग ले। महर और महानूर इतनी ढीठ क्यों है? अब समझ आ रहा है। यकीनन आपकी सोहबत का असर है। उसने सारा इल्ज़ाम उसके सर मुंड दिया। मिराल दिल महसूस कर रह गई। देखिए मैं अपनी सफाई दे चुकी हूँ, अब आप ज़्यादती कर रहे हैं। मुनसफाना रूह बिलबिला उठी। इस ज़्यादती के लिए माफ़ी मतलूब है। वो सर खम करते हुए बोला। मिराल को वहीं खड़े यकटक अपनी तरफ देखते पाकर वो कुछ देर बाद खंकारा
मोहतरमा, अपने कमरे में जा सकती हो, चोर का इंतज़ार मत करो। अगर वो आ भी गया तो मैं खुद उससे बातचीत कर लूँगा। बिलफर्ज जो उसने तुम्हारे बारे में पूछा भी तो मैं बता दूंगा। तुम्हारे सैंडल्स टूट चुके हैं। अब तुम इससे गुत्थम गुत्था होने की पोजीशन में नहीं रही। अब्बास मुसलसल उसे तपा रहा था। वो दांत पीसती हुई जूते उठाकर तेज़ी से सीढ़ियाँ पलंगती ऊपर चली गई। 25 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मिराल ने खुद को इस हमाकत पर 25 मरतबा लान तान किया था। कमरे में आई तो महानूर और महर को सोते देखकर सुख का सांस लिया। इस वक्त वो कम अज़ कम इन दोनों का सामना करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। इतना बेमरवत शख्स है, शुक्र है महानूर से इसका रिश्ता नहीं हुआ। ऐसा जलाद कहीं का। मासूम लड़की के दिल पर ऐसी सिचुएशन में क्या गुजरती है अंदाज़ा ही नहीं। सोने से पहले यह उसकी आखिरी बुरबुराहट थी। आज उनका पहला पर्चा था। इम्तिहान देकर वो तीनों अपनी असली रवायत को बरकरार रखते हुए कैंटीन आ बैठी। मिराल मुसलसल समोसों के साथ नमर्दा जमा थी, जबकि महानूर और महर उसके मुकाबिल बैठी बड़ी फुर्सत से उसे यकटक घूरे जा रही थी। उनकी नज़रें खुद पर महसूस कर चुकी थी, मगर माजरा समझने से हो गया। कल से हम इंतज़ार कर रहे हैं, तुम अब बताती हो तब बताती हो, मगर तुम्हारी चुप का कुफल नहीं टूट रहा। आखिरकार बर्दाश्त करते हुए महानूर फटी पड़ी। क्या हुआ? मिराल वाकई ही मुद्दे से अनजान थी। कल रात तुम मेरे भाई के हाथों में हाथ डाले हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। महर की बात सुनकर मिराल को बड़ा जोर का अच्छू लगा। तुम लोगों ने रात होने वाली कार्रवाई देख ली थी क्या? पानी का पूरा गिलास गटक कर मिराल ने हालात का सामना करने की ठानी। और नहीं तो क्या, हमने अपनी आंखों से देखा। शेर जैसे बंदे को तुमने चुटकियों में अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी। कैसे वो तुम्हारी कलाई अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए था, मानो था उम्र छोड़ने का इरादा ना हो। महानूर ने चह कर उसे दाद दी। मिराल का दिल सुगरा। ये वो क्या कह रही थी भला? साथ ही हाथ अपनी दाई कलाई पर उस जगह जा पड़ा जहाँ अब्बास कलम आग लगाए हुए था। कल तो उंगलियों के निशान तक छप गए थे। वाकई किस जोर से जालिम ने कलाई पकड़ी थी। हम तो तुम्हारे घर विदा हो गए। बताओ ना, ऐसा भी क्या जादू चलाया तुमने अब्बास पर? वो जो कभी किसी की जानिब पहली मुलाकात में निगाह भर कर नहीं देखता, सीधा तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। महानूर आंखों में इश्तियाक लिए उसकी जानी मतवज्जा थी। यानी वाकई इन दोनों को दूर के ढोल सुहाने लग रहे थे। मामले की असल हकीकत से अनजान, बस हाथ पकड़े जाने पर इतराई फिर रही थी। अब उन्हें क्या हकीकत बताती? अपनी शामत बुलाने के मुतरादिफ था, इसलिए नहायत मासूमियत से उसने अब्बास को फंसा लेने का सहरा अपने सर बांधना ही मुनासिब समझा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम दोनों। बस क्या करूँ, हुसन ही ऐसा होशरुबा पाया है मैंने। दो चार तो यूं ही निढाल हो जाते हैं। मिराल ने सीना ठोक कर कहा तो महर ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसे गिरे पड़े लोगों में से नहीं है मेरा भाई जो यूं ही निढाल हो जाए। कोई तो बात ज़रूर है, इतनी आसानी से पहली मुलाकात में तुम्हारे असीर हो जाए, वो भी अब्बास भाई। बात समझ में नहीं आती। महर को यकीन नहीं आ रहा था। मिराल अंदर ही अंदर बल खा कर रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि अपनी मिराल गिरी पड़ी है? हैं? तुम्हारा भाई कहीं का प्रिंस चार्मिंग है तो हमारी मिराल भी किसी सिंड्रेला से कम नहीं। वैसे भी हीरो हमेशा हीरोइन की अदाओं का ही शिकार होता है। फिल्म नहीं देखती क्या? महानूर तो महर से बैठ लेने को फ़ौरन तैयार हुई। यूं भी बिल्ली को ख्वाब में छिचरे ही नजर आते हैं, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। अच्छा, मेरा वो मतलब नहीं था। हस्बे तवक्का महर ने हथियार डाल दिए तो मिराल ने सुख का सांस लिया। इन दोनों से झूठ बोलना बहुत मुश्किल था, मगर मिराल के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। सो चुपचाप महानूर की दाद वसूलती रही। थोड़ी देर बाद तायाबा ने ड्राइवर भेज दिया तो वो घर चली आई। पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए तो उन्हें बहाना दरकार होता था। सो मौसम की रुत सुहानी होते देखकर तीनों बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक पैक करवा कर खेतों की सैर को निकल आई। ये अपनी तर्ज की अलग ही पिकनिक थी। डेरे पर पहुंची तो तायाबा ने सारे मुलाजमों को मंजर से हट जाने का ऑर्डर जारी कर दिया। डेरा खाली देखकर महर तो झूम उठी। आज तो ट्यूबवेल में डुबकियां मार के ही जाऊंगी। जामुन के दरख्त से जामुन उतार कर खाते हुए महर ने फैसला सुनाया। वो दोनों भी उसके इस आइडिया से मुस्तफ़ीद होने के लिए तैयार हो गई। तीनों ने अपने लिए जामुन तोड़े और खाती हुई ट्यूबवेल के पास पहुंची। दूर डेयरी फार्म पर भैंसों को चारा डालते मोजी को इशारे से बुलवा कर ट्यूबवेल चलवाया और फिर वो तीनों ही ठंडे ठार पानी में अटखेलियाँ करने लगी। उनके कपड़े पानी में पूरी तरह भीग चुके थे। पानी में उछल कूद करते हुए जाने का पानी के जोर से मिराल का पैर फिसला और वो पूरी तरह से पानी के अंदर गिरी। उसका सर ईंटों से टकरा गया। दर्द की एक शदीद किस्म की लहर सी उठी। महर और महानूर ने सहारा देकर उसे उठाया और बाहर चली आई। वहीं नीम के दरख्त तले बिछी चारपाई पर उसे बिठाकर महर ने उसका जख्म चेक किया जहाँ से खून रिस रहा था। घबराओ नहीं, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, मगर बैंडेज करनी पड़ेगी फ़ौरन, वरना खून नहीं रुकेगा। महर ने दर्द से कराती हुई मिराल को तसली दी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एड कैसे मिलेगी? ऐसी हालत में इसको घर लेकर गए तो बेजी ने हम दोनों को ज़िबा कर देना है। महानूर ने बेजी के मुतवक्का रिएक्शन पर रोशनी डाली तो महर ने भी इसी से इत्तेफाक किया। ठीक कह रही हो, मैं एक काम करती हूँ, फुरकान को बुला लेती हूँ। महर ने कहते साथ ही फ़ौरन अपने पर्स से मोबाइल निकाल कर फुरकान को कॉल की।
दूसरी ही बेल पर कॉल उठा ली गई। हेलो फुरकान, प्लीज़ जल्दी आ जाएं, हम दरअसल ट्यूबवेल में मस्ती कर रहे थे। मिराल का पाँव फिसल गया, उसे बहुत चोट लगी है। फर्स्ट एड बॉक्स ले आएं प्लीज़, और सुनिए घर में मत बुलाइएगा, बताइएगा किसी को। अफरा तफरी में सामने वाले को हेलो कहने का मौका दिए बगैर मेहर ने मुद्दा बयान कर दिया। हेलो हेलो। दूसरी तरफ मुसलसल खामोशी छाई रही तो मेहर मुतफक्कर हुई, मगर फुरकान ने उसकी हेलो का जवाब दिए बगैर ही कॉल बंद कर दी। क्या हुआ? महनूर ने पूछा। वो खुद अपनी चादर से मिराल के सर पर टकोर कर रही थी। कुछ नहीं, कह दिया है, बस अभी आते होंगे फुरकान। एक तो ताया भी घर चली गई, वरना शायद वही कुछ कर देते। वो बुड़बुड़ाई। ठीक 10 मिनट बाद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर पहुंचने वाला अब्बास था। उसे सामने देख कर ही इन तीनों को गश आ गई। फ़ोन पर छाई खामोशी का राज भी मेहर पर अब खुला था, यानी फुरकान का मोबाइल अब्बास के पास था। सोचकर ही मेहर का दिल ट्यूबवेल में डूबकर खुदकुशी करने को चाहा था, जबकि मेहर को अब मुतवक्का लतार का खतरा था। अब्बास खामोशी से एक लफ्ज़ कहे बिना मिराल के बराबर चाइल्ड पे बैठ चुका था। उसके चेहरे का रुख अपनी जानिब करके उसके माथे पर भल भल बहते खून को देखा और फिर स्पिरिट से उसका पूरा जख्म साफ करने लगा। बड़ी महारत से उसकी पट्टी करके जब वो फारिग हुआ तो तीनों पर एक कड़ी निगाह दुराई। लो जी, हो गया भाषण चालू। महानूर ने कुलस कर सोचा, तुम लोगों को हर वक्त बेवकूफ़ियाँ सोचती रहती हैं, कभी तो इन हिमाकतों से बाज रहा करो। मुझे हैरत हो रही है तुम्हारी हरकत पर। ट्यूबवेल में तैराकियाँ सोच रही थी तुम लोगों का, यहाँ के मज़ारे तुम्हें देख कर क्या सोच रही होंगी? हाँ, पूरे गांव में क्या मशहूर होगा? अलंबरदारों की लड़कियाँ ऐसी छिछोरी हरकतें करती हैं। और ये कपड़े देखो तुम, अपने पूरा लिबास भीगा हुआ है। इस तरह पूरे गांव से गुजर कर जाओगी तुम तीनों। बड़ों की इज्जत का भी तमाशा बना के रखा हुआ है। वो सख्त गुस्से में था, उनकी हालत देखकर और भी सीख पा हुआ। आई एम सॉरी। मेहर मिनमनाई। देखें, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ ये लेक्चर बात के लिए संभाल कर रखें। मिराल को इस वक्त की ये बहस से कोफ्त हो गई। अब्बास ने एक सख्त नज़र उस पर भी डाली, मगर मजीद उसके बारे में कुछ कहने से गुरेज ही किया। अपनी चादरें संभालो और आ जाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो तीनों उसकी गाड़ी में पिछली नशिस्तों पर सवार घर की तरफ गामजन थी। बड़ा मर रही थी ना इसकी गाड़ी में बैठने के लिए। लो, उदाहरण सुन ही ली। महानूर ने उसे ऐसी हालत में भी नहीं बख्शा। बकवास न करो, गला दबा दूंगी तुम्हारा। मिराल को अपनी पड़ी थी, ऐसे में महानूर की बात पर चिढ़ गई। सच ही कहते हैं, जान है तो जहान है। घर पहुंचकर मिराल का जख्म चादर में छुपाकर उसे फ़ौरन कमरे में पहुंचा दिया। अब्बास पहले ही क्लास ले चुका था, मजीद सब की बातें सहने की हिम्मत नहीं थी। रात को मेहर खाना भी कमरे में ही ले आई। मिराल की तबीयत अब बहुत बेहतर थी, इसलिए बिरयानी से भरी प्लेट का सफाया कर दिया। महानूर और मेहर दोनों उसके लिए मिल्क शेक बनाने किचन में चली गई, जबकि मिराल बेड की पूछ से टेक लगाकर आंखें मूंदे पड़ी थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मिराल ने आहिस्तगी से आंखें खोलकर देखा तो जैसे यकीन ही ना आया, सामने अब्बास खड़ा था। कैसी हैं आप? वो आगे बढ़ाया। मिराल ने उठने की कोशिश की, मगर दर्द की लहर ने चकराने पर मजबूर कर दिया। लेटी रही आराम से। उसके करीब ही कुर्सी घसीट कर बैठते हुए अब्बास ने उसे ताकीद की। देखिए, माजरत चाहती हूँ, वाकई आज जो हमने किया वो गलत था, मगर वहाँ इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, बस इसी वजह से थोड़ी शरारत कर ली। हमें घर और अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है, और जो हादसा मेरे साथ हुआ, चाहे मुझे का खेज ही क्यों ना हो, पर बहुत तकलीफ दे था। जी हाँ, मैं जानता हूँ, सर पर चोट है तो खासी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं ये पेन किलर लाया था तुम्हारे लिए। उसे देखते हुए वो धीमे से लहजे में बोला, फिर अपनी कमीज़ की सामने वाली जेब से टैबलेट निकाल कर मिराल के हाथ पर रखी। इसे खा लो, सुबह तक दर्द गायब हो जाएगा, और सुबह बैंडेज भी बदल लेना। मिराल तो इन नवाजिशों पर पहुँच कर रह गई। उसके जाने के बाद कितनी ही देर होनको की तरह पेन किलर को उलट पुलट कर देखती रही। बज़ाहिर सख्त मगर अंदर से बहुत नर्म तबीयत के मालिक अब्बास को मिराल कुछ कुछ जानने लगी थी। अब्बास का केयरिंग सा अंदाज मिराल के दिल में घर कर गया। अगले दिन वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। अब्बास की लाई जादुई गोली ने दर्द गायब कर दिया था। आज नाश्ते की मेज़ पर हमेशा की तरह सभी मौजूद नाश्ते से भरपूर इंसाफ कर रहे थे, वो बशमूल अब्बास। आज नाश्ता मिराल ने अकेले बनाया है, ख़ास तौर पर आप सबके लिए। महानूर ने जैसे अहम ऐलान किया, मिराल को ज़ोर का छू लगा, मगर पानी की मदद से बरवक्त खुद को संभाल लिया। बहुत ही लजीज नाश्ता है, शाबाश। बेजी ने शाबाश दी तो सभी ने तायद में सर हिलाए, माँ सवाए अब्बास के, जो चीज़ आमलेट को बड़ी जानशानी से ख़त्म करने में मसरूफ़ था। मिराल चोर नज़रों से उसका जायज़ा लेने लगी। क्यों भाई, कैसे लगे पराठे? मेहर ने अब्बास को बराह रास्त घसीटा। बहुत ही अला। पराठों की गुलाई देखकर अंदाज़ा हो रहा है मोहतरमा को बेलन का इस्तेमाल बखूबी आता है। वैसे बेलन चलाने में एक्सपर्ट ख़वातीन चोर डाकुओं को तो यूं चुटकियों में ज़ेर कर लेती होंगी। नहीं, बहुत सादा मगर शरारती सा तंज़िया अंदाज था। मिराल उसकी बात समझ कर पानी पानी हो गई, जबकि मेहर और महानूर के तो खाक भी पलेना पड़ा। आया ये कैसा जवाब था? बहरहाल वो दोनों बहुत आला लफ्ज़ पर ही खुश होगी। मामले की तह तक जाने की किसी ने भी ज़रूरत नहीं समझी। जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन। तन्हाई पाते ही महानूर ने एक बार फिर से मिराल को दाद दी। लो, मैंने कहा था ना,
मैं हूँ ही लव गुरु। वैसे कभी तुम लोगों को भी टिप्स चाहिए हो तो मुझे बताना ज़रूर। अब मौका मिल रहा था तो मेराल को शेखियाँ बिगाड़ने में कोई मज़ाइका न लगा। मान गए मेरी जान, मान गए, महानूर ने झूमते हुए सर तस्लीम हम किया। तो फिर ये भी मान लो कि अहमर हो ना हो तुम्हारे इश्क का असीर बन चुका है। मीराल ने मौके पर चौका मारा। मान गए बई, ये भी मान गए। इस बार जवाब मेहर ने दिया। वैसे माह बीबी तुम बताओ तुम्हें कैसे लगता है अहमर? मेहर ने उसे टोहका देते हुए पूछा तो शर्माती ले जाती हुई दुपट्टे का कोना मरोड़ती भरपूर फिल्मी अदाकारी के जौहर दिखाने में मसरूफ थी। अगर सचमुच सीरियस है तो सच पूछो, बंदा बुरा नहीं, बड़ा हैंडसम और हॉट है। पाकिस्तानी फिल्मों में आराम से चॉकलेटी हीरो का रोल प्ले कर सकता है। ओहो, मिराल ने आंखें मटका मटका कर महानूर को देखा। वो सच में पजल सी होकर रुख फेर गई। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही समझ आ गया था इसके दिमाग में भी गड़बड़ चल रही है। मेहर ने भी हाथ जारे। दिमाग में नहीं, दिल में भी गड़बड़ है। वैसे भी असल गड़बड़ घोटाला तो इस वक्त तुम्हारे दिल में चल रहा होगा। कुछ ही दिन बचे हैं मिसिस फुरकान बनने में। महानूर की तोपों का रुख मेहर की जानिब हुआ। ऐन इसी वक्त सर पर डुबता जुबाती मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। वो जी महानूर बाजी, आपको बेजी ने मेहमान खाने में बुलाया है और कहा है दुपट्टे अच्छी तरह ओढ़ कर आइएगा, और ये भी कहा है मेहमान खाने में सिर्फ आप आएंगी। मेहर बाजी और मिराल बाजी नीचे आने के लिए बेजी के हुक्म का इंतजार करें। हवा के घोड़े पर सवार मुलाजमा ने एक ही सांस में पैगाम उन तक पहुंचाया। उसी रफ्तार से किचन की तरफ गायब हो गई। ऐसे कौन से मेहमान आ गए हैं? महानूर को अजीब सी फीलिंग्स का एहसास हुआ। कोई ब्लास्ट तो होने ही वाला था। जाओगी तो पता चलेगा। मेहर ने बिछाने उचका दी। आधे घंटे की मुलाकात के बाद वो वापस आई तो चेहरा 400 वोल्ट के एनर्जी सेवर की तरह जगमगा रहा था। पूछने पर शर्माती हुई बोली, अहमद के घर वाले आए थे मेरा रिश्ता लेकर। सुनते ही मेरा हाल और मेहर पर गशी तारी हो गई। इतनी जल्दी रिश्ता भी भेज देगा, अंदाज़ा नहीं था। लड़का बड़ा फास्ट फॉरवर्ड निकला। मेहर को हैरत थी। अरे मगर इतनी जल्दी शादी हो गई तो चुपके चुपके वाले रोमांस का तो मौका ही नहीं मिलेगा। एडवेंचर्स की शौकीन ये मिराल ही थी। छुप के रोमांस करना भी कौन चाहता है? मैं तो सारी दुनिया के सामने ढट कर खुल्लम खुल्ला प्यार और इजहार करने की कायल हूँ। इन सब के लिए निकाह से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। महानूर का अलग नजरिया था। कितनी बोरिंग हो गई हो तुम दोनों। मिराल को अफसोस हुआ। बोरिंग नहीं डार्लिंग, एक्साइटेड, बेचैन और बेसब्री हो गई हैं हम दोनों। मोहब्बत को पा लेना इतना आसान नहीं होता। हम तो अपनी खुशकिस्मती पर नाजा हैं और अपने इस ख्वाब को सच होते देखने के लिए बेचैन। एक एक दिन 100 सदियों जैसा भारी लगता है। पिया मिलन की आस क्या होती। तुम इस दिन समझोगी जब कोई बड़ी खामोशी से तुम्हारे दिल पे कब्जा जमा कर बैठ जाएगा। फिर देखेंगे कैसे तुम शादी में ताख़ीर करोगी। मेहर की बातों ने मिराल के अंदर एक अलग से एहसास को झंझोरा। दिल के अंदर झांकने पर जो नया नया इंकशाफ हुआ उसने पूरे वजूद को ही लर्जा दिया। दिल की हर धड़कन अब्बास के नाम पर धड़क रही थी। बज़ाहिर तो अहमद और उसके घर वाले सभी को पसंद आए, मगर छानबीन के लिए उनने सोचने का वक्त मांग लिया। इसी सिलसिले में रात को बेजी ने उनसे भरपूर तफ्तीश की। क्या है वो किस किस्म का लड़का है। मिराल और मेहर ने अपनी जानिब से उनकी भरपूर तसल्ली और तशफ़ी करवा दी। बस अब अब्बास के छोड़े गए जासूसों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी था। अगर बात बनती है तो मेरे ख्याल से मेहर की शादी वाले रोज़ ही महानूर की मंगनी कर देंगे। सबकी मुश्तरका मीटिंग बैठी हुई थी। तीनों लड़कियां बेजी के कमरे की खिड़की से कान लगाए हुए फैसला सुनने को बेताब खड़ी थी। मेरे ख्याल से एक चक्कर हमें उनके घर लगाना चाहिए। उनके रहन सहन का अंदाज़ा तो हो ही गया है, घर बार का भी पता चल जाएगा, और सबसे अहम बात हम लड़के से भी मिल लेंगे। उसकी चाल ढाल और तहजीब व तमद्दुन का भी पता चल जाएगा। बाकी तो अब्बास चांद पटक कर रहे हैं, तभी उनको हाँ में जवाब देंगे। ताया बिल्कुल ही तैयार बैठे थे। फ़ौरन आगे का लाया अमल तय कर डाला। लेकिन रिश्ता शहर से आया है और इसी कॉलेज से जहाँ महानूर पढ़ती है। ऐसे में ज़माना 100 तरह की बातें करेगा। अम्मा को दुनिया की फ़िक्र लाहक हुई। हमें दुनिया की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे लिए मेरी बहन की खुशियाँ ज़्यादा अहम है। फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन अगर ये रिश्ता महानूर के ज़रिए भी आता तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लड़का महज़ब होना ज़रूरी है, लोग अच्छे होने चाहिए। बाकी किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका ये जवाब फुरकान ने फ़ौरन मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहा है फुरकान, वैसे भी अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं बोलते। मेरे ख्याल से कल ही चल के लड़के से मिल लेना चाहिए ताकि फिर बात आगे बढ़ाई जा सके। शिराजी चचा ने भी अपना बयान जारी किया, लेकिन सब बातों को एक तरफ रखते हुए, पहले आप सब लोग महानूर से तो उसकी मर्ज़ी पूछ लें। ये सारी बातें बाद में आती हैं। ज़माने भर के लोगों के हकूक़ का जानशीन अब्बास ही बना फिरता था। कोई ज़रूरत नहीं है उसे पूछने की। उसका लाल गुलाबी चेहरा हाँ ही की तरफ इशारा कर रहा था। वैसे भी अगर उसने इनकार करना होता तो अब तक पूरे घर में कहराम मचा चुकी होती। बेजी पोतियों के मामले में बड़ी चेहरा शनास थी। यही वो लम्हा था जब हवा के ज़ोर से खिड़की पर पड़ा पर्दा ज़रा सा सिरका और ऐन सामने बैठे अब्बास की नज़र इन तीनों पर पड़ी। उसने तीनों को बड़ी तेज़ नज़रों से घूरा तो वो फ़ौरन मंजर से गायब हुए। मेरे बारे में क्या सोच रहा
होगा तुम्हारा भाई कि मैं यूं छुप छुप के लोगों की बातें सुनती हूँ। मिराल का गम किसी तरह से गलत हो ही नहीं रहा था, अपनी रेपुटेशन के ख़राब होने के सदमे में घुली जा रही थी। अरे कुछ नहीं सोचेंगे भाई, वैसे भी तुम्हें क्यों इतनी फिक्र सता रही है? तुम कौन सा मेरे भाई से शादी करने वाली हो? महर ने बात हवा में उड़ाई, मगर मिराल के दिल पर बच्ची की तरह लगी। अब्बास के बारे में अपने सच्चे एहसासात वो इन दोनों को बताना चाहती थी, मगर कुछ भी कहने के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। यूँ भी वो महानूर से आखिर क्या कहती। उसका बदला लेने के बजाय वो उल्टा खुद उसके हरीफ के सामने अपना दिल हार बैठी थी। बेजी, अम्मा और फुरकान अहमद के घर से खासे शादाओं फरहाल उठे थे। अहमद सभी को बहुत पसंद आया। बेजी तो दिलो जान से उसकी फर्माबरदारी पर फिदा हो गई थी। दिन सिर के उनके पेपर्स ख़त्म हो चुके थे, शादी की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थीं। अब्बास ने अपनी तरफ से सारी मालूमात हासिल करने के बाद ओके का सिग्नल दिया तो बेजी ने बारहा इसरार करते महानूर के मुतवक्का ससुराल वालों को हाँ कहती। साथ ही ठीक 4 रोज़ बाद महर की मेहंदी वाले दिन महानूर की मंगनी का ऐलान भी कर दिया। इन दिनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं बचा। इतना सन्नाटा फैला रखा है घर में, जल्दी से ढोलक रखवाओ। मिराल ने हुक्म दिया तो फ़ौरन ही इस पर अमल दरामद भी करवा लिया गया। शाम को मोहल्ले की लड़कियों के साथ बरामदे में बैठी वो ढोलक पीट रही थी। ढोलकी के बाद लड़कियां चली गई तो वो तीनों बड़ी ऊंची आवाज़ में डेक लगाकर डांस करने लगी। तीनों झूमती झामती बड़ी महारत से एक एक स्टेप कर रही थी। मिराल के लंबे घने बाल उसकी पुश्त पर उसके पैरों की रफ्तार के साथ थिरक रहे थे। चेहरे पर रक्स करती मासूम सी हंसी, गले में दुपट्टा बांधे अब वो अकेली ही क्लासिकल म्यूज़िक के चंद अपने पसंदीदा स्टेप कर रही थी, जबकि वो दोनों चंद कदम दूर खड़ी सीटियां बजाती उसके टैलेंट की दाद दे रही थी। पूरी तरह से मगन होकर रक्स करती मिराल तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए लड़खड़ाई और फिर इससे कबल के वो बुरी तरह चोट खा के नीचे गिरती। किसी ने अपनी मजबूत बाहों के हिसार में उसे थाम लिया था। अब्बास की जिस बात लुटाती सहर तारी करती आंखों के वार से उसके दिल पर चोट तो अब भी लगी थी। वो इसके इतना करीब था कि उसके बदन से उठती किलोन की भीनी भीनी खुशबू उसकी सांसों में उतरने लगी थी। मिराल उसकी साहिर आंखों के जाल में ऐसी जकरी गई कि इर्द गिर्द से बेगाना बस दीवानावार मुसलसल मुस्कुराती नज़रों से उसे देखेगी। उसके चेहरे पर बिखरे जज्बात के रंग अब्बास वाज़े महसूस कर सकता था। इतना बोलती हुई आंखों ने लफ्ज़ों को गूंगा कर दिया था। महर और महानूर दोनों आंखें फाड़े इश्क व माशूकी का ये दिलचस्प मंजर मुलाहिजा कर रही थी। बेजी को कमरे से बाहर निकलते देखकर फ़ौरन महर ने डेक को स्विच ऑफ कर दिया तो इन दोनों को भी होश की दुनिया में लौटना पड़ा। अब्बास ने सहारा देकर मिराल को सीधा खड़ा होने में मदद दी और फिर नज़रें फेर कर सीधा अपने कमरे में चला गया, जबकि मिराल की धड़कनें ही काबू में नहीं आ रही थी। तीनों को कमरे में आने तक चुप ही लगी रही थी। इसके बाद सारी रात बातें तो हुई, मगर इस बारे में किसी ने कोई बात भी नहीं की। महर और महानूर ने जो उसकी नज़रों में महसूस किया था वो पहले इसकी तस्दीक करना चाहते थे। महानूर नीम गनूदगी की आलम में थी। जब उसका मोबाइल बजना शुरू हुआ उसने चौंक कर तकिए के दाएं जानिब रखा मोबाइल उठाया। कोई अनजान नंबर था। बहरहाल फ़ोन कान से लगाकर इंतहाई बेजारी से हेलो कहा गया। साथ ही पूछा कौन? अस्सलामुअलैकुम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से मौजूद शख्स ने बड़े शौक से अपना तारुफ करवाया। अहमद कौन? इस तरफ हनूज बेजारियत तारी थी। आपका होने वाला मजाजी खुदा। अगला जुमला कान से क्या टकराया तो मोहतरमा के 14 तबक रोशन हो गए। दिमाग की सारी बंद खिड़कियाँ पल भर में वाह हो गई। गहरी नींद सोती हुई महर और मिराल पर एक नज़र डालकर वो पलंग से नीचे उतरी और नंगे पाँव ही बाहर टेरेस पर चली गई। हेलो। दूसरी जानब से खटर पटर की आवाज़ पर कब से सब्र करते अहमद ने उसकी मौजूदगी का यकीन करना चाहा। जी। वो मुश्किल इतना ही बोल पाई। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सादा सी रस्मी गुफ्तगू के दरमियान भी दोनों के दिल गैर मामूली रफ्तार पर धड़क रहे थे। कुछ रोज़ बाद हमारी मंगनी है। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता, मगर आपका ख्याल आते ही मुझे अपनी खुशकिस्मती का यकीन होने लगता है। कोई भी बाज़ाब्ता रस्म करने से पहले मैं एक बार आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ और आपके दिल का हाल सुनना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो चुके, मैं शायद शहर में आपसे मिल ना सकूँ। मुलाकात का सुनकर ही महानूर घबरा गई। कोई बात नहीं, मैं गाँव आ जाऊँगा जब आप कहें। बस एक शर्त है, जब आप मुझसे मिलने आए तो वैसा ही खूबसूरत सा कोई एक जुमला लिख कर लाइएगा जो हमेशा की तरह बड़ी सादगी से आपके दिल के जज्बात की तर्जुमानी कर दे। आपके लफ्ज़ों के सहर का असर है जिसने मुझे आपकी मोहब्बत में बड़ी सख्ती से कैद कर दिया है। इस मोहब्बत से रिहाई अब मुमकिन ही नहीं रही, इसलिए तो उम्र भर के लिए आपकी ग़ुलामी कबूल करना चाहता हूँ। मोहब्बत में वो खुशगुमानी में चूर अहमद की बातों पर महानूर के चेहरे की रंगत बदल गई। वो सारे लफ्ज़ जो उसने किसी और के हवाले से लिखे थे अहमद की मोहब्बत उनकी तासीर थी, जबकि वो इन ख़तों की हकीकत जानती थी और इस सच से आगाही अहमद का हक था। वो इसे सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, मगर दिल में खौफ सा घर करने लगा। कहीं उसने सब कुछ जानने के बाद महानूर को छोड़ दिया तो। दिल ने फ़ौरन इस बात की नफ़ी की, मगर चाहने के बावजूद भी वो अहमद को कुछ नहीं बता सकी। मिलने का वक्त और जगह मुकर्रर करके उसने बेदिली से फ़ोन बंद कर दिया। बाकी की पूरी रात करवटें बदलते हुए आंखों में कटी थी। ये लो और जाकर अब्बास को खिला दो। चीनी के खूबसूरत प्याले में महानूर को अजीब सी डिश बना कर लाई थी।
یہ کیا ہے؟ باؤل تھام کر میرال نے پوچھا۔ چوری ہے، جا کر رومیو کو کھلا دو بس۔ تم پاگل ہو گئی ہو منور، آج کل کے زمانے میں یہ چوریوں کا فیشن نہیں چلتا ہے۔ میں یہ لے کر جاؤں گی تو وہ میرا مذاق اڑائے گا۔ میرال الجھن کا شکار تھی۔ تم عباس کو جانتی نہیں ہو، وہ آج کل کے زمانے کا رانجھا ہے، سچی محبت کے انتظار میں ہی تو اب تک کنوارا بیٹھا ہے، اسے اپنی ہیر کی تلاش ہے، بس بحث مت کرو اور جاؤ۔ مہانور نے زبردستی دھکیل کر اسے کمرے سے نکال دیا۔ تمہیں نہیں لگتا اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے؟ تمہیں یہ کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ مہر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ہونا تم بدھو کی بدھو، یہاں پر کوششیں چھوڑنے کی نہیں بلکہ مقصد بدلنے کی ضرورت ہے۔ مہانور نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ مہر چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، یہی رانجھا اظہار محبت کرنے میں صدیاں لگا دیں گے، اس لیے یہ بیڑا بھی مجھے ہی پار کرنا پڑا۔ آج تک چوری کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ محبوبہ نے یہ اپنے محبوب کو کھلائی تھی۔ جو ہی میرال جا کر عباس کو چوری کھلائے، انفیکٹ دکھائے گی بنا، تو وہ اس کے جذبات اور مقصد پوری طرح سمجھ جائے گا۔ ارے واہ مہانور، یہ تو کمال کر دیا، یعنی میرال ایک طرح سے اظہار محبت مشن پر نکلی ہوئی ہے۔ مہانور کے زرخیز دماغ کی وہ پہلی مرتبہ معترف ہوئی۔ ویسے تمہارے بھائی کے ریجیکشن میں کبھی معاف نہ کرتی، لیکن اب جب میرال کا دل اس پر آ ہی گیا ہے تو سوچا کیوں نہ اسے اپنے بہنوئی کی حیثیت سے ایک نئی نظر سے دیکھوں۔ مہانور کی بات پر مہر نے اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر اس کا منہ ہی چوم ڈالا۔ دوسری طرف دل پر ہاتھ رکھ کے بڑی ہمت مجتمع کرتے ہوئے میرال لان میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر بڑی مہارت سے کھٹاکھٹ انگلیاں چلاتے عباس کے قریب آ کر رکی۔ اس کی موجودگی کا پتہ ملتے ہی عباس نے نظر اٹھا کر بڑی فرصت سے اسے دیکھا۔ وہ میں یہ لائی تھی۔ مہانور کا شاہکار میرال نے عباس کے سامنے رکھی میز پر رکھتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ اور یہ ہے کیا؟ چوری پر ایک نظر ڈال کر بے اختیار مسکراتے ہوئے عباس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ اس کے سوال پر جزبز ہو گئی۔ بھلا اب وہ اس حرکت کی تشریح کیسے بیان کر سکتی تھی؟ سو فوراً ہی پلٹ کر جانے لگی، مگر عباس نے بڑی نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ میرال پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ گود میں دھرا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر عباس نے کھڑے ہوتے ہوئے میرال کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہسٹری میں دو ہی لوگوں کو چوری خاصی پسند تھی، ایک طوطا دوسرا رانجھا۔ ویسے تم مجھے کیا سمجھ کر چوری کھلانے آئی تھی؟ اچھا چلو، ابھی لے ہی آئی ہو تو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ جی؟ میرال کو اس دیدہ دلری اور دل فریب گفتگو کی توقع نہیں تھی، سٹ پٹ آ گئی۔ اسے تو ڈر تھا کہیں پیالہ اس کے منہ پر ہی نہ الٹ دے، مگر یہاں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اچھا چلو، مت کھلاؤ، مگر کھا تو سکتی ہو؟ کہتے ہوئے عباس نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر میرال کے پہلے سے ہی حیرت سے کھلے ہوئے منہ میں ڈال دیا اور خود مسکراتا ہوا واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے کئی گھنٹے میرال بدحواسی کسی حالت میں رہی، مہانور کی اس بچکانہ سی حرکت پر الجھی، مگر اس پر جو نیا انکشاف ہوا اس نے تو مانو چکرا کر ہی رکھ دیا۔ نہ تیرا ہجر گوارا، نہ گوارا یہ کہ میں کسی اور کی نسبت سے پکاری جاؤں۔ اس کے موبائل سے عباس کے نمبر پر اظہار محبت والا میسج سینڈ باکس میں پڑا اس کا منہ چرا رہا تھا۔ مہانور، یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے؟ وہ آگ بگولا ہوتی اس کے سر ہوئی۔ احسان کیا ہے تم پر، اپنا دشمن تمہیں تمہارے محبوب کی حیثیت سے سونپ دیا ہے، حالانکہ میرے سامنے تمہاری بولتی تو بالکل بند تھی، عشق فرما رہی تھی وہ بھی چپکے چپکے، مگر تم جانتی نہیں میری نظریں عقاب سے بھی زیادہ تیز ہیں، میں تو اڑتی چڑیا کے بھی پر گن لیتی ہوں، تم تو میرا جگر ہو۔ عباس کے سامنے آ جانے پر تمہاری آنکھوں کی چمک، تمتماتے ہوئے گال اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پیار ہونا، قسم کی چیزیں کیسے چھپ سکتی تھی؟ ویسے بھی لڑکا بڑا ٹائٹ پیس ہے، جوڑی بہت جچتی ہے، اس لیے خوش رہو اور خوشیاں مناؤ۔ وہ جھومتی جھامتی اپنی ہی ترنگ میں تھی، اس سے زیادہ دیر سب راز رکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کی جانکاری پر میرال کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ کلک تو شرمندگی کا ستائے جا رہا تھا، آخر بھلا وہ اس عباس کا سامنا کیسے کرے گی؟ اگر پتہ چل ہی گیا تھا تو ہضم کر لیتی، میری اجازت کے بغیر تم نے عباس کو میسج کر دیا، وہ کیا سوچتا ہوگا، کس قسم کی لڑکی ہوں میں، اس سے بھی پہلے پیش رفت کر دی، میں نے اتنی ہی بے صبری ہوں، تمہاری اور بھائی کے یہ حالات رہے نا، پہلے آپ تو وقت کی ٹرین کا پٹری سے اترتے دیر نہیں لگے گی۔ اچھا کیا مہانور نے تمہارے دل کی بات بھائی تک پہنچا دی، کم از کم بات کچھ آگے تو بڑھے گی۔ مہر نے بھی مہانور کا ہی ساتھ دیا تو میرال سر تھام کر وہیں بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ تم دونوں کا اظہار کی پڑی ہے، ادھر میرا حلق یہ سوچ کر خشک ہوا جا رہا ہے کہ جب عباس کو میری پچھلی نیتوں اور کرتوتوں کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا۔ میرال کا واقعی یہ سوچ کر حال برا تھا، یہ ہم تینوں کا راز ہے، فکر مت کرو، ہم میں سے کوئی بھی بھائی کو نہیں بتائے گا، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ چہرے پر ماسک لگائے کرسی پر بیٹھی مہر نے بڑے سکون سے کہا۔ ایک منٹ، تم لوگ کیا سمجھتی ہو میں وہ بدلے والی کہانی عباس سے چھپاؤں گی؟ بالکل نہیں، اگر تم لوگ ایسا سوچ رہی ہو تو یہ سراسر غلط فہمی ہے تمہاری، میں جھوٹ کی بنیاد پر کسی قسم کا رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ میرال نے تڑپ کر ان کے مشورے کو مسترد کر دیا۔ میرال، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سب کچھ اس بے وقوف مانور کی وجہ سے ہوا ہے، نہ میں اس کی باتوں میں آتی، نہ ہی مجھے فرقان سے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑتا۔ ارے جھوٹ کیا، میں نے تو سیدھی تہمت لگا دی ان پر۔
مہر کو تو اپنی غلطی کا پہلے سے ہی بے حد پچھتاوا تھا۔ مجھے مزید کوسنے مت دو، پہلے ہی مکافاتی عمل ہو چکا ہے میرا۔ مہنور کی مری مری سی آواز نکلی تو وہ دونوں چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ احمد بھی تو یہی سمجھتا ہے کہ میں اس کی محبت میں وہ چٹھیاں لکھ لکھ کر ڈالا کرتی تھی اسے۔ انہی لفظوں کے ہیر پھیر نے تو اس کے دل میں میرے لیے نرم جذبات جگائے، مگر وہ کیا جانے، سچ تو یہ ہے کہ ان لفظوں میں میرے کوئی جذبات تھے ہی نہیں، وہ بس صرف لفظ تھے۔ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مہر کے جلتے دل کو یک گنا اطمینانیت کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اس ضمیر کی جنگ میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ بھی اب اس کھیل میں ان کی ہم جولی ہو رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جھوٹ چھپایا نہیں جا رہا، سچ بتایا نہیں جا رہا، میرال نے آزردگی گھلے لہجے میں کہا تھا۔ مہنور نے کافی کانی آنکھ سے سہیلیوں کی مرجھائی ہوئی شکلیں دیکھی اور تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بس اتنا بولی، میرے پاس ایک آئیڈیا۔ یہ الفاظ سننے کی دیر تھی۔ میرال اور مہر تکیے کو ہتھیار بنائے اس پر پیل پڑی، مگر اس بار مہنور کے مشورے پر عمل کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ احمد کب سے گاؤں کی حدود سے کچھ دور پرانے کنویں کے پاس ٹہلتا مہنور کا منتظر تھا۔ وہ پیدل ہی مارچ کرتی گھر سے یہاں تک آئی تھی، اسی لیے کافی وقت لگ گیا تھا۔ دیکھو میری قسمت، پہلی رومانٹک ملاقات اور وہ بھی اس کھنڈر میں۔ ہائے ربا، یہ وقت بھی آنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بے بسی پر آہیں بھر رہی تھی۔ تقریباً 200 سال پرانا سوکھا گہرا کنواں بہت خوفناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایسے میں مہنور کو احمد کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات رومانوی کم خوفناک زیادہ لگی۔ کچھ اندر بھی سچ کے باہر آ جانے کا خوف ہچکولے لے رہا تھا۔ السلام علیکم۔ مہنور کو اپنے قریب آ کر رکتے دیکھ کر احمد نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی سنسان جگہ پر میں نے آپ کو ملنے کے لیے بلایا ہے، مگر یقین کریں گاؤں میں اور کوئی مناسب جگہ سوجی ہی نہیں، پھر گھر پر تو بے جی ملنے کی اجازت نہ دیتی، اس لیے مجبوراً یہاں بلانا پڑا۔ پھر آپ بھی منگنی سے پہلے ملنا ضرور چاہتے تھے، بس اس لیے۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے یکدم ہی چپ ہوگی۔ میرے لیے ہر وہ جگہ خوبصورت ہے جہاں آپ میرے ساتھ ہوں، ہر وہ پل حسین ہے جس میں آپ میرے قریب ہوں۔ ہمارا معاشرہ بے شک عشق سے ہی چلتا آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں عشق و عاشقی کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ عشق سچا ہو تو غلط نہیں ہوتا مہنور، لیکن کچھ پابندیاں ہمارے مذہب نے بھی رکھی ہیں۔ بس ہماری دینی تعلیمات کی روشنی میں مجھے آپ کے ساتھ دوستی کرنا مناسب نہیں لگا، یہی وجہ تھی کہ میں نے ڈائریکٹ رشتہ بھجوا دیا۔ لیکن پھر بھی ایک بار آپ سے مل کر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ شادی عام شادی نہیں ہوگی۔ کل جو رسم ہم نبھائیں گے اس کا میری سچی محبت پایا تکمیل تک پہنچائے گی، وہ محبت جو میں نے یونیورسٹی میں کئی سال آپ سے کی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی آپ کو بتا نہیں سکا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے، آپ کی ہر ایک معصوم ادا سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت صرف آپ کی صورت دیکھ کر نہیں، بلکہ آپ کے جذبات کو محسوس کر کے بھی وجود میں ہے، نہ مٹنے کے لیے، تا عمر رہنے کے لیے۔ میں زندگی بھر آپ سے محبت کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتا نظریں جھکائے بڑی شائستگی سے کہتا جا رہا تھا۔ مہنور کو اپنی قسمت پر اشک آیا۔ کیا تھی وہ؟ بس ایک عام سی لڑکی، مگر خدا نے اس کی قسمت میں یہ خاص مرد لکھا تھا۔ اسے چاہنے والا اور چاہے جانے کا احساس تو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ اب وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے جھک کر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے مہنور کو گلاب کا پھول پیش کر رہا تھا، جو پہلے اس کی شرٹ کے سامنے والی جیب کی زیرت بنا ہوا تھا۔ کیا آپ میری محبت قبول کریں گی؟ آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہان آباد کیے احمد پوچھ رہا تھا۔ سوچ لیجیے احمد، محبت میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، اگر کبھی میں نے کوئی غلطی کر دی تو وہ اسے آزمانے کو بولی۔ میں محبت محبوب کی غلطیوں کو معاف کرنا جانتی ہے، اور جو معاف نہ کر سکے وہ محبت نہیں جنون کہلاتا ہے۔ جواب برجستہ آیا۔ آنکھوں میں جھلملاتی نمی کو ہونٹوں پر بکھری ہنسی نے پچھاڑ دیا تھا۔ مسکراتے ہوئے مہنور نے احمد کے ہاتھ سے پھول تھام لیا تو وہ اپنی پوزیشن میں لوٹا۔ آپ نے تو اپنی بات کہہ دی احمد، لیکن میرے لیے سب کچھ یوں آپ کے سامنے بے باکی سے کہہ دینا ممکن نہیں، اس لیے یہ میں لیے لائی ہوں آپ کے لیے۔ اپنے پرس کی جیب سے خط ٹٹول کر نکالتے ہوئے مہنور نے احمد کو تھمایا۔ پوچھوں گا تو بالکل بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ جانتا ہوں محبت نامہ ہے۔ وہ خط کو مٹھی میں بھینچ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ مہنور کو واضح دکھائی دے رہے تھے۔ منگنی سے پہلے ایک بار ضرور پڑھ لیجیے گا، اور اب مجھے اجازت دیجیے، بہت دیر ہو گئی ہے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر مہنور رکی نہیں، اور اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اس میں جرأت نہیں رہی تھی۔ اب بس تقدیر اور انتظار کا سہارا تھا، کل رات کا انتظار، وہ رات جو ان تینوں کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آنے والی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میرال سب سے نظر بچا کر دبے پاؤں باز کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر چٹ لیٹا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ نیند میں سنجیدہ سی طبیعت کے حامل عباس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ اس کا یہ نرم سا تاثر وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی بند مٹھی میں دبے اپنے راز پر گرفت اور بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میرال نے بند مٹھی کی جانب دیکھا، کسی مناسب جگہ کی تلاش میں یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی۔ نگاہ عباس کے تکیے کی دوسری جانب رکھی موبائل پر ٹھہری تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے میرال بڑی احتیاط سے عباس کے اوپر جھکی۔
ہاتھ میں تھاما اطراف اس کے موبائل کے نیچے رکھنے ہی والی تھی۔ ہڑبڑا کر عباس نے اس کی کلائی تھام کر اسے خود پر گراتے ہوئے بڑی مضبوطی سے اس کو اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا۔ میرال کی خود اپنی ہی چیخ نکل گئی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ آدھی رات کو میرے کمرے میں آنے سے پہلے تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہیں میں بھی تمہیں لٹیرا سمجھ کر اپنے پشاوری غصے سے نہ نوازوں؟ نیند کھلتے ہی ہوش سنبھالتے عباس نے میرال کی موجودگی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے شریر سا ہو کر فوری طور پر اسے اپنی گرفت سے آزاد بھی کر دیا۔ وہ بھی کرنٹ کھا کر 2 قدم دور جا کھڑی ہوئی، جبکہ عباس اب بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ نیند میں ہی کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ فوراً حرکت میں آیا تھا۔ اس کے خیال میں کوئی چور یا ڈاکو ہی تھا۔ وہ آدھی رات کو اپنے کمرے میں کسی نازک مزاج سی لڑکی کو کسی طور بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو سو تھوڑا سا چونکنا فطری سا عمل تھا۔ میں دراصل میرال بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ شرمندگی حد سے سوا ہو رہی تھی۔ آیا وہ کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں؟ بھلا وہ کیوں آدھی رات کو اس کے کمرے میں آئی تھی؟ یہ دینے آئی تھی۔ دائیں ہاتھ میں دبی سفید رنگ کا مڑا تڑا سا پیپر اس نے عباس کے سامنے کر دیا۔ شاید وہ براہ راست اتنی جرأت کبھی نہ کر پاتی، مگر اس وقت بات اس کے کردار پر تھی، اور کوئی بھی سچ انسان کی نمو سے بڑا ہرگز نہیں ہوتا۔ عباس نے وہ نوٹ تو اس سے لے لیا، مگر اسے اب تک معاملے کی نوعیت سمجھ نہیں آئی۔ لیکن یہ ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ آپ خود پڑھ لیں۔ میرال میں ہمت نہیں تھی خود اسے ساری بات بتا سکتی، اور ساتھ ہی یہ سب کچھ خود آ کر بتانے کا مقصد بھی بیان کر پاتی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کہہ کر عباس نے کاغذ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ میرال کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ یہ کیا؟ اس نے تو سوچا تھا خط لکھ کر آسانی سے جان خلاصی ہو جائے گی، مگر اب تو بتائے بنا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں یہاں ماہنور کے کہنے پر آئی تھی۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ آپ نے رشتے سے انکار کیا تو ہمیں لگا آپ نے اس کی تذلیل کی ہے۔ اس کے بعد وہ نظر زمین پر گارے عباس کو ایک ایک بات بتاتی چلی گئی، کس طرح انہوں نے فرقان کو ٹریپ کیا، کیسے وہ عباس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ ہمیں اپنی غلطی کا پورا ادراک ہے۔ میں جھوٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی، اس لیے میں نے سب کچھ سچ بتا دینے کا فیصلہ کیا۔ میں صبح تک کا انتظار کر سکتی تھی، مگر شاید سچائی کہنے سے میری ہمت کمزور نہ پڑ جائے، اسی وجہ سے میں رات کی اس پہر آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ دونوں غلطیوں کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، کہہ کر وہ چپ ہوئی تو پوری بات توجہ سے سنتا عباس نے اپنی ازلی سنجیدگی سے ہنکارا بھرا۔ تمہارے کہنے کے مطابق مانور اور مہر نے فرقان اور احمد کو سب سچ بتانے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ دونوں اپنے لائف پارٹنر سے جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ جوڑ کے اپنی ضمیر کی جنگ میں الجھنا نہیں چاہتی۔ لیکن تم میرال، تم مجھے اس وقت اتنی ایمرجنسی میں ساری سچائی بتانے کیوں آئی ہو؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو؟ ٹھہر ٹھہر کر بولتے عباس کی باتوں کے سارے مطلب وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی، مگر وہ عباس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کر سکتی تھی۔ اپنا دل کھول کر رکھ دینے سے پہلے ایک بار وہ عباس کے دل کا حال جاننا چاہتی تھی۔ کیا جو وہ محسوس کر رہی تھی، کیا عباس بھی اس کے لیے ویسے ہی جذبات رکھتا تھا یا نہیں؟ ایسے کئی سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ اب ہم اچھے دوست بن چکے ہیں، اور دوستی تو اعتماد کا رشتہ کہلاتا ہے، اس میں چیٹنگ نہیں کی جا سکتی۔ وہ مریل سی آواز میں بولی۔ محبت کو دوستی کا نام دینا بھی ایک اذیت ہوتی ہے جو اس نے آج بڑی شدت سے محسوس کی تھی۔ تم جا سکتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو بس اتنا ہی۔ وہاں سے واپسی پر میرال کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں عباس اب کیا فیصلہ لینے والا ہے، اس میں معاف کرنے کا ظرف تھا یا نہیں، کیا وہ اس پر دوبارہ سے یقین کر پائے گا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب فرقان اپنے کمرے میں بیٹھا مہر کا معافی نامہ پڑھتا پتھر سا ہو گیا۔ اتنے بڑے جھوٹ کی توقع کم از کم اسے مہر سے ہرگز نہیں تھی۔ غصے کی سرخی اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہیں احمد پر بھی خط پڑھنے کے بعد واقعے کی ساری سچائی کھل کر سامنے آ گئی، جس نے اسے الگ قسم کے ہی مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ مانا یہ رات خدا نے احتساب کے لیے مختصر کر رکھی تھی، جہاں تینوں نے اپنا اعمال نامہ اپنے اپنے سنگیوں کے حوالے کر کے فیصلہ بھی انہی کے سپرد کر دیا تھا۔ باقی کی تمام رات تینوں نے دکھی دل کا حوالہ نامہ ایک دوسرے کو سنا کر کاٹی تھی۔ آج کی صبح عام دنوں سے زیادہ روشن تھی۔ پورے گھر میں چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ مہندی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ ناشتے کے بعد چائے لیے وہ تینوں اپنے کمرے میں ہی جا رہی تھیں کہ میرال نے بیچار کے کمرے کا رخ کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مہر نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ بیجی کے ساتھ چائے پیوں گی، وہ بولی۔ ارے نہیں پلیز، بیجی کے پاس نہیں۔ ماہنور نے اس کے فیصلے کی فوراً تردید کی۔ شرم کرو ماہنور، بیجی ہیں، بزرگ ہیں، اکیلی بیٹھ کر وہ بھی تنگ آ جاتی ہوں گی، ہماری ذمہ داری ہے ان کو وقت دیں، ان کا خیال رکھیں۔ میرال کی شدید جذباتی قسم کی جھاڑ کے نتیجے میں وہ دونوں ہی چپ چاپ اس کے ساتھ بیجی کے کمرے میں چلی گئیں۔ بیجی سچ مچ ان کی سنگت پر خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر بیجی نے شر کر کے چائے پینا شروع کی تو ادھر مہر اور ماہنور نے مسکراہٹیں بکھیرنا کو چوتھی بار میرال نے کپ لبوں کے قریب کیا، مگر ہر بار کی طرح بیجی کی شر کانوں سے ٹکرائی تو اکائی آتے رہ گئی۔ ناچار اس نے چائے کا کپ ہی ٹیبل پر رکھ کر چائے پینے کا فیصلہ ہی بدل دیا۔ اسی اسنا میں میرال کے والدین کی آمد ہوگی۔
मीराल बच्चों की तरह उनसे लिपट लिपट कर मिली थी। माँ बाप के बगैर कहीं तनहा रहने का ये उसका पहला तजुर्बा था, जिसने उसे उदास कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों ताया अब्बा के साथ पार्लर के लिए निकल गई। तीनों ही कल से कुछ बुझी बुझी और अफसुर्दा अफसुर्दा थी, लेकिन साथ साथ कुछ हल्कापन सा भी महसूस हो रहा था, जैसे सर से कोई भारी बोझ चल गया हो। तीनों तैयार होकर अप्सराएं लग रही थी, चाल ढाल हुस्न सा तिशविशा, जैसे परियां रास्ता भटक कर जमीन पर आ गई। वापसी पर उन्हें लेने के लिए भी ताया अब्बा ही आए थे। मीराल का ख्याल था शायद अब्बास आ जाए, मगर यहाँ भी मायूसी का सामना हुआ। घर पहुंचकर सबसे पहले महानूर को स्टेज पर लाया गया। अहमद को बराबर स्टेज पर बैठते देखकर महानूर की थमती धड़कनें फिर से पूरी रफ्तार से धड़ धड़ करने लगी। पहले अमर ने महानूर को अंगूठी पहनाई थी। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, यही मेरी खुशनसीबी है। पहले या बाद में इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हाथ नरमी से अपने हाथों में लिए हुए अहमद ने सरगोशी की तो महानूर को लगा गाँव भर के पेड़ पौधे झूमने लगे हों। उसकी धड़कनें भी तो इसी तरह रक्स कर रही थी। जवाबन शर्माते हुए उसने नज़रें झुका लीं और अम्मा के हाथ से अंगूठी थमाने पर उसने अहमद का बायां हाथ थाम कर उसकी तीसरी उंगली में अंगूठी पहना दी। तो लॉन में मुबारक सलामत का शोर सा उठा। महर और मिराल ने गले लगकर उसे मुबारकबाद दी। अच्छे खासे फोटोशूट के बाद इन दोनों को स्टेज से रुखसत कर दिया गया। कमरे में आकर महानूर ने बाकायदा भंगड़ा डालते हुए अपनी सहेलियों को भी हौसला दिया। महर और फुरकान की रस्म की अदायगी भी साथ साथ होने वाली थी। महर कब से स्टेज पर मौजूद थी, सबको दूल्हे का इंतजार था, मगर फुरकान का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके लापता होने पर हर तरफ सनसनी सी फैल गई। खौफ व हरास से महर का सर चकराने लगा। यूँ लग रहा था हर गुजरते पल के साथ पाँव तले से ज़मीन खिसकती जा रही है। तुम फ़ोन करो ना फुरकान को, मुतफक्कर सी मिराल ने महानूर से कहा। वो दोनों भी स्टेज पर महर के साथ बैठी हुई थी। महानूर की अपनी हालत मुतगय्यर थी, वो इन सब हालात का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। फुरकान का नंबर बन जा रहा था। मुझे माफ़ कर दो महर, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। महानूर की आंखों से आंसू बह निकले। महर को भी ज़ब्त से काम लेना दुश्वार लगा। ऐसे मत कहो मानो, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस एडवेंचर में पड़ने का फैसला मेरा अपना था। महानूर का हाथ थाम कर महर ने उसे गले लगा लिया तो वहीं मिराल ने भी महर की पुष्ट से बाजू उसमें भर लिया। तुम दोनों रोना बोना बंद करो, सब इसी तरफ देख रहे हैं। मिराल ने टोका तो इन दोनों ने आंखों में तैरती नमी को अंदर उंडेला। सारे इंतजामात बड़ी जान फशानी से संभालता अब्बास मिराल को दूर से ही नजर आ रहा था। खुद बार बार घड़ी को देखता और कभी गेट पर नजरें दुरा रहा था। मिराल उसकी परेशानी समझ सकती थी। वो जाकर उससे बारे में बात करना ही चाहती थी कि अचानक से बैंड बाजे का शोर उठा और फुरकान सबके घेरे में आता दिखाई दे गया। सभी के रुके सांस बहाल हो गए। महानूर और मिराल भी उसको वेलकम करने के लिए स्टेज से नीचे उतर आई। फुरकान ने स्टेज पर कदम रखे और घुटनों के बल स्टेज पर महर के सामने झुककर बैठ गया। अपनी पुश्त के पीछे से सफ़ेद फूलों का एक बुके बरामद किया और उसके सामने कर दिया। फॉर लव ऑफ माई लाइफ। फुरकान की आंखें भी मुस्कुरा रही थी। बेख्तियार महर को याद आया, एक बार इस ख्वाहिश का इजहार उसने फुरकान से किया था। मैं चाहती हूँ मेरा दूल्हा जब स्टेज पर आए तो मेरे सामने झुककर बिल्कुल किसी हीरो की तरह मुझे सफ़ेद ऑर्किड्स पेश करते हुए पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी फुरकान की चाहत महर की आंखें झिलमिला गई थीं। तुम्हारी पसंद के फूल लाने के चक्कर में जो देर हुई सो हुई। रास्ते में शदीद किस्म का एक्सीडेंट हो गया। मेरी टांग पर बुरी तरह चोट लगी है। जल्दी से फूल पकड़ लो वरना यहीं गिर जाऊंगा। ट्रांस में खोई महर को फुरकान ने मुतवज्जा किया तो उसने जल्दी से फूल पकड़कर अपनी गोद में बुके रख लिया। फुरकान उसके बराबर सोफे पर बैठ गया। आप ठीक तो हैं? अजली बीवियों वाली फिक्रमंदी। बिल्कुल ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट है, डॉक्टर को दिखा कर आया हूँ। परेशान मत हो और बताना मत किसी को। फुरकान ने तसल्ली देते हुए हदायत की। आई एम सॉरी। महर ने एक बार फिर से मरी मरी आवाज़ में माजरत तलब की। इट्स नॉट ओके। ज़िंदगी में पहली और आखिरी गलती समझकर तुम्हारे इस झूठ को माफ़ किया। अब भूले से भी मेरा यकीन तोड़ने की कोशिश मत करना। वो संजीदा था। महर ने इस बात पर सर हिला दिया तो वो दोनों ही खुलकर मुस्कुरा दिए। मीराल और महानूर भी उन्हें देखकर दूर ही दूर से खुश होती रही थी। रस्म के बाद खाना लगाया गया। आखिर में मौलवी साहब की आमद हुई तो अब्बास स्टेज पर बैठा दिखाई दिया। इन तीनों को हैरत का शदीद झटका लगा। बाकी तो सभी इस मंसूबे को अंजाम देने में शामिल थे। मिराल बेटा आओ बैठो स्टेज पर। अब्बा जी ने नम आंखों से उसे दावत दी तो हैरत के मारे मिराल को गशी आ गया। ये सब क्या है अब्बा जी? तुम्हारा निकाह है अब्बास से। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जब अब्बास ने मुझे बताया तो मैंने उसी वक्त रिश्ते के लिए हाँ कर दी, पर यह हंगामी किस्म का निकाह करने पर अब्बास ने मेरे पैर पकड़कर मुझे मनाया है और सबसे ये भी वादा लिया कि तुम्हारे लिए ये सरप्राइज़ है। अब्बा ने इंकशाफ पर इंकशाफ किए थे। बहरहाल हैरत के समुंदर से उबरकर हकीकत की रोशनियों में आना पड़ा। देखते ही देखते अब्बास और मिराल इस दवाजी बंधन में बंध गए। रात को वो तीनों थी तो अपने फ़िलहाल के मुश्तरका कमरे में ही मौजूद, मगर तीनों ही अपनी अपनी ख्वाबों की दुनिया में सैर कर रही थी। देखा मेरे कमाल है सारे। ना मैं अब्बास से बदला लेने का सोचती, ना ही आज वो तुझे मिलता। और महर, तूने कितने ताने दिए, मगर सच तो ये है कि तेरी रोमांटिक सी मैरिज सेरेमनी भी मेरी ही बदौलत अंजाम पा रही है, वरना तो 3-4 साल तक तूने भी हिजर में ही जलना था। महानूर जोश में
जॉन में लौटकर हमेशा की तरह अपने जरखेज़ दिमाग के कसीदे पढ़ने लगी। तुम्हें भी अहमद के सपने सजाने का मौका न मिलता, बिलफर्ज जो हम दोनों इसे रिश्ता भेजने पर ना गुस्साती। हमेशा की तरह उसकी बात हवा में उड़ाते हुए मेहर ने जवाबी कार्रवाई की, जबकि मिराल तो उलझी लीटें सवार थी, उनकी बातों से बेपरवाह ख्यालों में ही खोई हुई थी। 2 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस वक्त तकरीबन सभी सो चुके थे। उठकर महानूर ने दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बास खड़ा था। वो मिराल कहाँ है? बालों में हाथ फेरते हुए इल्तिजाइया पूछा गया। क्यों बताएं? जवाब दरवाजे के सामने डट कर खड़ी हुई मेहर ने दिया था। अब्बास ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि वो भी सामने चली आई, मगर इन दोनों के माबीन महानूर और मेहर की सूरत मौजूद वाघा बॉर्डर का वो क्या करते? अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती से पहले कोई मुलाकात नहीं हो सकती। महानूर ने फैसला सुनाया। मुझे बस 10 मिनट के लिए कोई ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। अब्बास को पहली दफ़ा मिनटों पर उतरते देखकर इन दोनों को बड़ा ही मज़ा आया। मिराल तुम्हारे हया के कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अच्छा, अब मेरा भाई इतना ही इसरार कर रहा है तो कोई बात नहीं, मिल लो, मगर पहले बात अधूरी छोड़कर मेहर ने उसके सामने हाथ फैलाया। क्या? अब्बास ने नासमझी के आलम में पूछा। रास्ता रुकवाई का नेक जवाब महानूर ने दिया, मगर ये कबल अज़ वक्त है। अब्बास ने नुक्ता एतराज़ उठाया। तो फिर ठीक है, मुलाकात भी अपने वक्त पर ही कर लीजिएगा। महानूर दरवाज़ा बंद करने की वाली थी कि अच्छा ठीक है कहकर अब्बास ने दरवाजे पर हाथ रखकर दरवाज़ा बंद होने से रोका, जेब से वॉलेट निकाला और पूरा का पूरा महानूर की हथेली पर धर दिया। महंगी तरीन मुलाकात की इजाज़त। खिलखिलाते हुए मेहर ने मिराल के गुजरने के लिए रास्ता छोड़ दिया। अब्बास मिराल का हाथ थाम कर उसे अपनी अमराही में ऊपर छत पर ले आए, जहाँ नीले अंबर पर तारों का ताल बिखरा हुआ था। चांद अपने जोबन पर था। दाएं कॉर्नर पर मोमबत्तियां जलाकर बड़ी खूबसूरत सजावट की गई थी। फर्श पर सुर्ख गुलाब बिछाए गए थे और एक तरफ 2 कुर्सियां और उनके बीच खूबसूरत कांच की मेज़ रखी थी, जिस पर खाना शायद पहले से चुना जा चुका था। तो दूसरे कोने में खुद सुर्ख गुलाबों से ही ढका एक झूला पड़ा था, जिस पर शायद अब्बास का ही गिटार रखा था। ये गिटार वो पहले भी उसके कमरे में देख चुकी थी, मगर वो बजाना जानता है या नहीं इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। अब्बास उसे कैंडल लाइट डिनर के लिए लाया था। नज़ारा देखकर वो समझ गई इतना रोमांटिक हो सकता है, किसे पता था। वो उसकी संगत में सहज सहज के चलती हुई झूले के करीब आई। अब्बास ने खुद उसे शानों से थाम कर बिठाया था और ख़ुद भी गिटार संभालते हुए उसके बराबर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को कोई वजाहत नहीं दी, किसी किस्म की माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे अब इस सब की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ तो मेरे मुँह से इजहार मोहब्बत सुनने के लिए गुज़िश्ता दिनों कितनी बेचैन रही थी, इसलिए इस गीत का हर हर बोल तुम्हारे नाम। गिटार की ट्यूनिंग करते हुए अब्बास ने एक अबरू उठाकर उसे देखा, जो उसी की मोहब्बत के हिसार में खोई हुई थी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अब्बास की मधुर आवाज़ मिराल के कानों में रस घोलने लगी। वो मुसलसल नज़र उसके चेहरे पर टिकाए, दोनों हथेलियाँ झोली में जमाए हुए सीधी बैठी हुई थी। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हों दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अब्बास आंखों में जज्बात का जहान सजाए उस पर थोड़ा सा झुका तो वो शर्मा कर नज़र झुका गई। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूँ हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नज़र, मिल गया दर्द जिगर, सुन ज़रा ओ बेखबर, ज़रा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। आखिर मेरे अब्बास ने सीने पर हाथ रखकर मिराल के सामने झुकते हुए अपना आप जैसे उसके हवाले कर दिया। वैसे मैंने सोचा नहीं था आप इतने रोमांटिक हो सकते हैं। मिराल की जानिब से पहली मरतबा लब कुशाई हुई। अब्बास ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। दरअसल देखने में आप काफ़ी खुश्क मिजाज लगते हैं, आप माने या नहीं, मगर आपका पहला तासुर ऐसा ही था। मिराल ने वजाहत की तो वो धीमे सुरों में हंस दिया। ज़रूरी नहीं इंसान का पहला तासुर ही उसका आखिरी तासुर साबित हो। तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो, किसी भी लड़की से पहले ही मुलाकात में रोमांस झाड़ना शुरू हो जाऊँ? अब तक तो ये मेरे असूलों के ख़िलाफ़ रहा है, मगर मुस्तकबिल में इसके बारे में सोचा जा सकता है। शरारत से कहते हुए गिटार साइड पर रखकर अब्बास अपना शाना मिराल के शाने से टिकाते हुए उसके चेहरे पर बिखरी लिटें संवारने लगा और वह गुलाबी रंगत लिए शर्माती मुस्कुराती रही। अब्बास ने उसके गाल पर धीरे से गुस्ताखी की थी। मिराल के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई, गाल तमतमा गए थे। उसकी बदलती नीयत से घबराकर वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे परे धकेलते हुए उठकर तेज़ी से फरार हो गई। पीछे अब्बास का पुरजोर कहकहा फ़ज़ा में बुलंद होता, चहारसू खुशियों के रंग बखेरता, ज़िंदगी को एक नई तर्ज पर मोहब्बत करने की दावत दे गया था। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुँचा।
امید کرتی ہوں دوسرے ناولس کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔